गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम आपको कर रहे हैं फिजिक्स को लेके बीपीएससी में आए हुए लास्ट 10 ईयर की सारे एमसीक्यू क्वेश्चन। हमारा अप्रोच ये होता है कि हम सारे क्वेश्चन को तो अटेम्प्ट करें ही, आंसर तो मतलब हमें पता हो ही, बिकॉज साइंस में रेपिटेशन ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि वो सेम क्वेश्चन आपको वहाँ पे छाप दिया जाता है, उसके अराउंड उसके कॉन्सेप्ट को यूज़ किया जाता है। तो हम यहाँ पे जो भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसके कॉन्सेप्ट को भी टैकल करते चलते हैं, क्योंकि उसका जो भी रूप आपको अगले एग्जामिनेशन में आ रहा है वो आप बनाने के लिए केपेबल रहे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का देखते हैं क्वेश्चन क्या है। पहला ये देखिए, ये क्वेश्चन मैं आपको एज अ मॉडल लेके आया हूं कि इस जो ये कंडीशंस होता है इसके अराउंड बहुत सारे क्वेश्चन बनते रहते हैं और जनरली आते रहता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन भी नहीं डाला है, बस मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि यहाँ पे होता क्या है। ठीक है, कि यहाँ पे आपको लिफ्ट होता है, लिफ्ट में एक आदमी होता है और उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है लिफ्ट चलेगा तो वो आदमी वेट में कम फील करेगा, ज्यादा फील करेगा, कोई रिएक्शन नहीं होगा। इस टाइप के अलग अलग वेरिएशन दे दिए जाते हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट हम लोग समझ लेंगे तो फिर आइडिया हमें ठीक से लग जाएगा कि क्या होना है। ठीक है, बस प्रॉब्लम ये है कि जो बच्चे यहाँ पे आर्ट के हैं, मतलब आर्ट बैकग्राउंड को, उनको थोड़ा समझने में डिफिकल्ट होगा। तो थोड़ा वहां पे आप कोशिश करिएगा मेरे तरफ आगे एक कदम बढ़ाने का, तो शायद ठीक होगा। ठीक है, देखिए पहला हम लोग न्यूटन थर्ड लॉ बोलता है आपको कि टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ये देखिए मैंने थर्ड लॉ से क्यों स्टार्ट किया, तो इसका एक रीजन है। देखिए, जब मान लीजिए कोई लिफ्ट फिफ्ट नहीं है, आप अपना वेट नाप रहे हैं, ठीक है, ये आपका वेइंग मशीन है, यहाँ पे आप खड़े हो गए और अपना वेट नाप रहे हैं। ठीक है, तो वेट का मतलब क्या होता है? वेट का मतलब होता है आपके मास पे, मतलब अच्छा मास क्या होता है? द क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस इन योर बॉडी। तो हाथ, बाल, प्रोटीन, दांत, बोन, सब ये क्वांटिटी है, ये वेट नहीं है। मास, आपको मास और वेट में अंतर समझिएगा। हमारा मास का यूनिट होता है केजी, ठीक है, और वेट का यूनिट होता है न्यूटन। तो ये ध्यान दीजिएगा, बहुत लोग उल्टा सीधा कर देते हैं। ठीक है, अब ये मास आपको वेट में कैसे कन्वर्ट होता है? जब आपके किसी मास को कोई चीज अट्रैक्ट करता है, यहां पे क्या अट्रैक्ट कर रहा है? अर्थ अट्रैक्ट कर रहा है, तो उसको हम लोग कह देते हैं आपको वेट। मतलब जब हम लोग आपका मास जो है, इस आदमी का जो भी मास है, इसको अर्थ अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, किस एक्सेलरेशन से? जी के एक्सेलरेशन से। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ पे जी के एक्सेलरेशन को भी समझाना चाहता हूं, लेकिन फिर वो और चीजें कॉम्प्लिकेट कर देंगे आपके लिए, इसलिए मैं सीधे आगे बढ़ा हूं, क्योंकि मैं मान के चलता हूं कि इतना आपको पता होगा। तो अपना वेट क्या होगा? ये हो जाएगा एम जी। एम क्या हो गया? मास, और जी क्या हो गया? एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी। तो अपना, जैसे मान लीजिए इस आदमी का मास है आपको 10 kg, ठीक है, और तो इस आदमी का आपको वेट क्या हो जाएगा? इंटू 9.8, ये आपको हो जाएगा कितना? 98 न्यूटन। ठीक है, ये इसका वेट हो जाएगा। तो ये आप थोड़ा सा आइडिया लग गया कि आपको ये वेट हो गया। अब देखिए हमने क्या न्यूटन थर्ड लॉ में क्या पढ़ा हमने कि टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो मतलब कि अगर यहां पे एक एक्शन हो रहा है, मतलब कि आदमी का वेट लग रहा है 98 न्यूटन, तो इसका एक इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होगा। क्या होगा? उसको हम लोग कहते हैं आपको नॉर्मल फोर्स। ठीक है, बस अब देखिए, इसीलिए मैं इतना डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं, क्योंकि आर्ट्स वाले बैकग्राउंड को थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन अब इस टाइप के सवाल आते हैं तो इसलिए थोड़ा तो हमें कोशिश करना पड़ेगा। ठीक है, तो थोड़ा साफ करने दो। मतलब कि एक हमारा फोर्स हुआ mg, इसको हम लोग वेट कहते हैं, और इसके जस्ट सेम साइज का, मतलब कि सेम मैग्नीट्यूड का, इक्वल बट ऑपोजिट, आपको ये वेइंग मशीन है, इक्वल एंड ऑपोजिट, इसको कहते हैं आपको फोर्स नॉर्मल। ठीक है, ये याद रखिएगा, इसका काम है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा एक न्यूटन थर्ड लॉ हो गया। ठीक है, अब न्यूटन सेकंड लॉ क्या बोलता है कि आपको व्हेन द sum of all the external forces acting on a body is zero, तो उसमें एक्सेलरेशन नहीं होगा। ठीक है, इसको उल्टा भी आप बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन नहीं हो रहा, तो हम अज्यूम मान सकते हैं कि उस पे सम ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन इट इज जीरो। ठीक है, तो ये अब हम देखते हैं कि इसका एप्लीकेशन क्या है यहाँ पे। अब जब आप खड़े हैं यहाँ पे, अपना वेट नाप रहे हैं यहाँ पे, तो आप खड़े हैं, मतलब कि आपके बॉडी में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, मतलब आपका स्पीड बढ़ रहा है, मतलब आप थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं, आपको पता है एक्सेलरेशन का मतलब। ठीक है, तो हम न्यूटन सेकंड लॉ क्या बोल रहा है आपको कि mg, इस पे टोटल फोर्स कितना है? एक mg लग रहा है नीचे, एक आपको कितना लग रहा है? फोर्स नॉर्मल लग रहा है ऊपर। ठीक है, तो इसका, और सेकंड लॉ क्या बोलता है कि अगर कोई एक्सेलरेशन नहीं तो टोटल फोर्स आपको क्या होगा? समेशन उसका जीरो होगा। तो देखो, एफ नॉर्मल अगर हम कर दे प्लस mg कर दे, mg जिसका साइन नेगेटिव होगा,
तो ये आपको इज इक्वल टू 0 आएगा। तो ये आप करोगे उधर तो क्या हो जाएगा, F नॉर्मल इज इक्वल टू mg, ठीक है। मतलब कि जो नॉर्मल फोर्स होता है उसका जो क्वांटिटी होता है वो एग्जैक्टली आपका वेट के बराबर होता है, और जो हमारा ये बैलेंस आपको वैल्यू दिखाता है वो वेट नहीं दिखा रहा है, एक्चुअली हमारा नॉर्मल फोर्स को दिखाता है, क्योंकि वो इक्वल एंड ऑपोजिट होता है। तो देखिए ये आपको एक बैकग्राउंड दे दिया मैंने। अब हमको देखते हैं, हम लोग स्लाइड वाले क्वेश्चन में आते हैं कि इसमें क्या होता है। देखिए तो इसमें देखिए क्या हो रहा है कि अब हम लोग वही चल रहे हैं कि मान लीजिए ये आपको लिफ्ट जो है ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये एक्सेलरेशन का यूनिट होता है, ठीक है। इस एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलते हैं, इस आदमी को हम लोग कैसे देख रहे हैं कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के स्पीड से ऊपर जा रहा है। तो इस पे मतलब अगर ऊपर जा रहा है तो कहीं ना कहीं से इस पे फोर्स लग रहा है, क्योंकि न्यूटन से सेकंड लॉ क्या बोल रहा है कि अगर एक्सेलरेशन है तो सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी मस्ट बी समथिंग, ठीक है। तो यहाँ पे मास आदमी का, जो आदमी का क्वांटिटी है वो तो वही रहेगा ना, हड्डी तो अंदर बदल नहीं जाएगा ना। तो मास मान लो वही अपना 10 केजी लिया था ना आपने, हाँ शायद 10 केजी लिया था, ठीक है। और एक्सेलरेशन हमने क्या लिया, 2 लिया, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये हम लिफ्ट इस स्पीड से जा रहा है। अब यहां पे हम लोग बोलते हैं कि सम ऑफ टोटल फोर्सेस। अब इस आदमी पे फोर्सेस क्या क्या लग रहा है, एक तो ग्रेविटी वाला लग ही रहा है, जो ग्रेविटी आप कहीं भी चल जाइए, आपके में छत के तीसरे मंजिले में हो या आपको कोल माइंस के अंदर हो, दोनों में मेरे पास ग्रेविटी लग रहा है, ठीक है। तो आपको हमारा एक तो हो जाएगा वेट, जो कि हमने क्या देखा था, mg था, ठीक है, प्लस दूसरा क्या फोर्स था, फोर्स नॉर्मल था, ठीक है। अब फोर्स नॉर्मल क्या था कि जस्ट इसके ऑपोजिट था, वो देखते हैं अभी हमारा इस केस में वो चीज चेंज कर जाएगा, ठीक है, क्योंकि यही हमारा जो वेइंग मशीन है वो रिफ्लेक्ट करता है कि आपका वेट क्या है। अब लिफ्ट वाले केस में देखो कैसे चेंज कर जाता है ये, ठीक है। अब ये क्या हो गया आपको, लगभग 20 हो गया, ठीक है। और ये आपको वेट हमने कितना देखा था, 10 इंटू 9.8 देखा था, मतलब इसको 98 मान ले रहे हैं, ठीक है। तो फोर्स आपको क्या हो जाएगा यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे देखिए मैंने एक गलती कर दिया है, वही मैं बोल रहा कि क्या आपको समझाने के चक्कर में मैंने गलती कर दिया। साइन का देखिए यहाँ पे बहुत ध्यान देना है। आपको जो एक्सेलरेशन हो रहा है वो ऊपर हो रहा है, लिफ्ट ऊपर जा रही है ना, तो अगर हम लोग ऊपर वाले चीजों को पॉजिटिव लेते हैं तो ग्रेविटी वाले चीज, जो ग्रेविटी आपको नीचे खींच रही है, उसको नेगेटिव लेना पड़ेगा। मतलब कि जो हमारा mg है, एक बार फिर से साफ से कर दे रहा हूं मैं, मतलब कि हमारा फोर्स नॉर्मल प्लस नेगेटिव mg। क्यों नेगेटिव लिया मैंने, क्योंकि ग्रेविटी जो है इसका डायरेक्शन नीचे है और हमने आपको पॉजिटिव जो लिया है वो आपको ऊपर वाले डायरेक्शन में लिया, ठीक है, इज इक्वल टू m। अब एक्सेलरेशन जो यहां पे 2 पर मीटर सेकेंड स्क्वायर है, इसको हम लोग पॉजिटिव ले रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये ऊपर जा रहा है और हमारा साइन ऊपर पॉजिटिव होता है, ठीक है। और मास यहाँ पे क्या है अपना 10 है, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 20 हो गया, ठीक है। अब देखते हैं F नॉर्मल प्लस ये आपको 10 इंटू कितना हो गया 9.8, तो ये क्या हो जाएगा Fn माइनस 98 इज इक्वल टू 20। तो F नॉर्मल इज इक्वल टू 100 120 118 हो जाएगा, ठीक है। ये आपको न्यूटन हो जाएगा। तो जो नॉर्मल जो आपका वेट दिखा रहा था वो कितना हो गया, देखिए आपको हो गया लगभग 118, मतलब कि आपका भले अभी भी मास उतना ही है जितना पहले था 10 केजी, ठीक है, लेकिन आपको वेट अपना ज्यादा फील हो रहा है। क्यों, क्योंकि आपको यहां पे एक्सेलरेशन के कारण आपको इस कैलकुलेशन में आपको दिख रहा है कि 118 फील हो रहा है, ठीक है। अब इसी चीज को हम लोग दूसरे तरीके से देखते हैं कि मान लो आप लिफ्ट से नीचे आ रहे हो, ठीक है, फिर से वही करते हैं, ठीक है, Fn नॉर्मल फोर्स प्लस, और अब नीचे आ रहे हैं अगर हम लोग, तो देखो आपको क्या होगा कि एक्सेलरेशन जो है वो वाला चीज आपको पॉजिटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा m नेगेटिव हो जाएगा, सॉरी, ठीक है। m और a ये नेगेटिव क्यों किया, क्योंकि हमने पॉजिटिव ऊपर वाला माना हुआ है, ठीक है, और ये आपको नेगेटिव क्या हो गया, आपको नीचे वाला हो गया, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, और ये आपको mg नेगेटिव तो है ही, तो मतलब कि पॉजिटिव तो है ही नीचे वाले में, ठीक है। तो यहां पे ये हो गया Fn फिर आपको माइनस mg माइनस ma। अब Fn इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस ma कितना हो गया आपको 10 इंटू 2, और आपको फिर आपको इधर ये माइनस से जाके प्लस हो जाएगा, प्लस mg दैट इज Fn कितना हो गया -20। माइनस क्यों हो रहा है, क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे है, ठीक है। ये कितना हो गया
9.8 और 98, ठीक है। तो आपका टोटल कितना आ गया, 98 माइनस 20 इज इक्वल टू 78। तो आप जब नीचे आ रहे हैं तो आपको कितना फील हो रहा है, 78। तो इवेंचुअली क्या हो रहा है कि आपको लाइट फील हो रहा है, ठीक है। तो देखिए, अगर आपको ये चीज ठीक से समझ में नहीं, अच्छा एक और केस लेना होता है कि मान लीजिए आपको आपका जो लिफ्ट है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, आपको ये क्वेश्चन दे दिया, ठीक है। तो आपको यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, जब बोले हम लोग यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इसका मतलब होता है जीरो एक्सेलरेशन, ठीक है। तो अगर हम जब ये कह रहे हैं तो हम क्या कह रहे हैं, फोर्स नॉर्मल आपको प्लस माइनस mg, ये माइनस बार बार समझ रहे हो ना आप क्यों लिख रहा हूं मैं, क्योंकि g का जो आपको डायरेक्शन है वो नीचे है और हमारा जो पॉजिटिव असम्पशन है वो ऊपर है, इसीलिए हम इसको बार बार नेगेटिव mg लिख रहे हैं, ठीक है। अब आपको मास, अब हमने क्या बोला, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, जीरो एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जीरो लिखा मैंने। अब m इंटू जीरो करूंगा तो कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। मतलब कि f नॉर्मल इज इक्वल टू क्या हो गया, ये माइनस उधर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हो गया। मतलब कि ये वही कंडीशन फिर से आ गई जब हम लोग स्टेबल बिना लिफ्ट वाले में थे। मतलब कि जब हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहे हो तो हमारा आपको क्या होगा, आपको वेट जो होता है वो नॉर्मल, जितना नॉर्मल कंडीशन में रहता है उतना ही रहेगा, ठीक है। अब देखिए, ये मैं आपको किसी पिछले क्लास में करवाया था ये वाला क्वेश्चन, मैंने वहां पे इसीलिए इसको थोड़ा स्किम भी किया था कि मुझे पता है कि लोगों को थोड़ा दिक्कत होने वाला है। इसीलिए अगर देखिए, आई होप मैंने आपको चीजों को समझा दिया है, लेकिन अगर आपको अभी भी दिक्कत है तो बस आप 3 कंडीशन याद रख लीजिए, क्योंकि आपको एग्जामिनेशन में इस क्वेश्चन को बस सॉल्व करना है, उससे याद नहीं करना है। जब आपको लिफ्ट ऊपर जा रहा हो, ऊपर, तो आप भारी फील करेंगे, ठीक है। जब आपको लिफ्ट नीचे आ रहा हो तो आप क्या बोलते हैं, नीचे, तो आप हल्का फील करेंगे। जब लिफ्ट आपको एक्सेलरेट नहीं कर रहा हो, यूनिफॉर्म स्पीड से हो, तो आप क्या करेंगे, आप जैसा वेट आप नॉर्मल फील करते हैं वैसे ही आपका नॉर्मल वेट रहेगा। अब देखो, इस ये है तो रेडीमेड आपके लिए सामान, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है ना कि वहां पे अगर क्वेश्चन में थोड़ा मॉडिफिकेशन कर दिया तो आपका ये चीज गलत हो सकता है। क्या कि मान लो उसमें लिख दे कि आपका जो लिफ्ट ऊपर, मैंने तो बस ये बता दिया कि लिफ्ट ऊपर जा रहा है तो आपका वेट भारी होगा, लेकिन वो वहां पे लिख देगा लिफ्ट इज गोइंग अप विथ डिसेलरेशन, तो ये चीज पलट जाएंगे। तब मैंने जो आपको समझाया है वहां पे वो चीज आपको वहां पे लगाना पड़ेगा। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है कि इतना टफ क्वेश्चन देगा, लेकिन आप दोनों चीज को अपने दिमाग में जरूर रखिएगा कि कौन से कंडीशन पे कैसे बना है। मैंने अगर वो जो समझाया, देखिए उसमें 90% लोगों को बस दिक्कत ये होने वाला है, मुझे पता है कि पॉजिटिव ऊपर ले रहे हैं, फिर mg को नीचे नेगेटिव क्यों लिख दे रहे हैं, कभी ma को आपको पॉजिटिव कर रहे हैं, कभी ma को आपको नेगेटिव कर रहे हैं, ये क्या कर रहा है ये मुझे पता नहीं। तो इसको मैं बस एक बार और फिर से आपका रिवीजन कर दे रहा हूं। सबसे पहले हम लोग साइन चुनते हैं, ठीक है, कि ये आपको पॉजिटिव हमने ऊपर लिया, क्योंकि फोर्स जो होता है वेक्टर क्वांटिटी होता है, एक ऐसा क्वांटिटी जिसके डायरेक्शन को बताना इंपॉर्टेंट होता है उस चीज को कंप्लीटली समझने के लिए, ठीक है। तो आपको हमने डायरेक्शन पहले वाले चीज को, ऊपर को हमने पॉजिटिव लिया और नीचे वाले को नेगेटिव लिया। अब देखो, पहले हम देखते हैं कि अगर mg ग्रेविटी वाला जो फोर्स होता है उसका हमेशा डायरेक्शन नीचे होता है, ठीक है। तो mg अगर हम लोग यहाँ पे नेगेटिव मान रहे हैं तो मतलब mg हम लोग यहाँ पे जब भी लेंगे उसके ऊपर नेगेटिव लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब हम नॉर्मल जो फोर्स होता है, आपने क्या बोला था कि इसके जस्ट ऑपोजिट होता है, मतलब कि ये वाला हमारा नॉर्मल फोर्स होगा, इसका डायरेक्शन देखो क्या है, पॉजिटिव है, तो यहाँ पे हमने Fn लिख दिया, ठीक है। अब न्यूटन सेकंड लॉ क्या बोलता है कि सम ऑफ ऑल द फोर्सेस जो होता है वो इज इक्वल टू क्या होता है, ma, ठीक है। m हमें पता है। अब m क्या वेक्टर क्वांटिटी है, नहीं है, स्केलर, तो इसका साइन का कोई मतलब ही नहीं है। एक्सेलरेशन कोई वेक्टर क्वांटिटी है क्या, हाँ एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए इसका साइन हमें जानना जरूरी होगा और इसीलिए इसका साइन क्या है देखना पड़ेगा। अब हम लिफ्ट ऊपर जा रहे हैं और दिया हुआ है कि ये एक्सेलरेट कर रहा है, तो ऊपर में एक्सेलरेशन मतलब ऊपर पॉजिटिव लिया था, इसीलिए +2 हो जाएगा, मतलब 10 इंटू +2 लिखेंगे। अब नीचे आ रहा है तो इसका एक्सेलरेशन किधर है, नीचे है, तो आपको m और नीचे वाला डायरेक्शन क्या होता है, आपको हमने नेगेटिव लिया है, तो इसीलिए m इंटू 2 कर देंगे। अब मान लो क्वेश्चन पलट दिया, बोला कि ऊपर जा तो रहा है लेकिन आपको ये डिसेलरेट कर रहा है, मतलब कि इसका स्पीड
डिसेलरेट जैसे हम लोग बोल देते हैं ना, उस एक्सेलरेशन का मतलब इसका मतलब ये होता है कि वो नीचे जाएगा। देखो मैं अभी मेरा हाथ इसलिए रुक गया कि मुझे लग रहा है कि आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। आप जितना मैंने समझाया है उससे ऊपर नहीं आएगा। इसके लिए प्रॉपर मुझे टाइम देना पड़ेगा आपको इसको समझाने के लिए, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं बिकॉज ये बहुत लंबा हो जाएगा और अननेसेसरी आपका इसमें टाइम जाने वाला। ठीक है, जितना मुझे समझाना था मैंने ऑलरेडी समझा दिया। चलो इस लास्ट पॉइंट को समझा दे रहे हैं। जब भी हम लोग डिसेलरेशन लिखते हैं ना, तो उसका मतलब समझना, इसको कह सकते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव का मतलब क्या होता है, जिस साइड में एक्सेलरेट कर रहा है उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में उसका साइन लेना है। ठीक है, अब देखो मुझे पता है ये सब बहुत डिफिकल्ट होगा, लेकिन ये वाला क्वेश्चन आता है और मैंने आपको जो 3 कंडीशन दिया हुआ है उस 3 कंडीशन को याद रखना और थोड़ा जो समझाया उसको भी याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है, ये क्या है, द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ 2 पैरेलल रेजिस्टर इज इतना किलो ओम। इफ द वैल्यू ऑफ वन रेजिस्टर इज 2 किलो ओम, देन द वैल्यू ऑफ द अदर रेजिस्टर विल बी क्या। तो देखो इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये वर्ड है, क्योंकि ये वर्ड डिफाइन कर देता है आपको कि आप कौन सा फॉर्मूला लगाने वाले हो। ठीक है, बिकॉज आपको अगर इस पे ध्यान नहीं दिए तो आप सीधे दूसरा फॉर्मूला लगा दोगे। आपको क्या बोल रहा है कि द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ 2 पैरेलल रेजिस्टर इज इतना। टोटल मतलब, अच्छा इस फॉर्मूला क्या होता है, 1/R टोटल लिख दो इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 1/R3, मतलब जितना लगे यू गेट द आइडिया। ठीक है, अब यहाँ पे हमने R टोटल लिखा हुआ है, तो R टोटल को मान लो हम लोग क्या लिए 1.403 इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/R2। यही क्वेश्चन है ना, यही क्वेश्चन पूछ रहा है ना आपसे कि टोटल आपको दिया हुआ इतना, सिंस पैरेलल है तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, आपको निकालना है 1/R2 इज इक्वल टू हो जाएगा, ये इधर आएगा तो 1/1.403 माइनस 1/2 करेंगे, यही करेंगे ना। अब आपको ये वाला चीज सॉल्व करना है। ठीक है, अब ऑब्वियसली ये डिफिकल्ट है तो थोड़ा बहुत हम लोग कोशिश कर सकते हैं कि क्या कर सकते हैं कि इसको गुना मत करो, बस आप 1.403 और 2 यहां लिख दिए। ठीक है, अब इसको इससे डिवाइड करोगे तो 2 आ जाएगा, तो 2 माइनस बेसिकली 1.403 होने वाला है। ठीक है, अब देखो 90% बच्चे लोग क्या करेंगे कि यहां पे कैलकुलेट करने लगेंगे और यहां पे चीजें गलती होने लगती है। ठीक है, यहां पे आप क्या करो कि आप ये चीज नोट कर लेना। मैं रब क्या कर रहा हूं, ये अगर हम लोग एक अप्रोक्सीमेटली देखें तो कितना आएगा, ये 0.6 आएगा अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, और बाई कितना हो जा रहा है 1.4 इंटू 2 कर दे रहे हैं। ठीक है, आगे ये सब हमने भूल गए। ठीक है, अब आप देखो अगर 0.6 को हमको फिर से अप्रोक्सीमेटली करना है, एकदम अप्रोक्सीमेट करना है, तो क्या 0.5 बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो 0.5 मतलब क्या हो गया 1/2 बोल सकते हैं। ठीक है, अब मतलब क्या हो गया, अगर 1/2 बोलेंगे तो कितना हो जाएगा टोटल हमारा ये न्यूमेरिकल हो जाएगा 1/2 इंटू 2 1.4। ठीक है, यही हो रहा है ना। तो आप देखो इसके क्लोज में आपका कौन सा ऑप्शन आ रहा है, एक ही ऑप्शन आ रहा है, ये सारे ऑप्शन फिट ही नहीं बैठते हैं, तो आपको कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा आपको, तब भी आप अपना आंसर यहां पे चुन सकते थे। हाँ, आप ये बोल सकते हो कि सर जरूरी थोड़े कि ये क्लोज है तो आंसर है, हो सके आप नन भी इसमें आंसर हो, एकदम हो सकता है। तो यहां पे आपको चॉइस करना पड़ेगा कि अगर आप फास्ट कैलकुलेटर है तो आप अंत तक जाइए, क्योंकि अगर हुआ ऐसा कि सही में भले क्लोज है लेकिन एग्जैक्टली आंसर नहीं है, तो आपको वहां पे आप फंस सकते हैं, वो नन वाला चीज में आपको ये फंसाया जा सकता है। ठीक है, लेकिन आपको हर चीज समझ के चलना पड़ेगा कि समय कितना है और हम कितना काम कर रहे हो, उसको सब कुछ मिलाकर। ठीक है, मैं जनरली इस पे रिलाई करता हूं कि जनरली मैं मान के चलता हूं कि जो एग्जामिनेशन सेटर है वो इतना गंदा काम नहीं करेंगे कि पहले तो टफ कैलकुलेशन भी दे रहे हैं उसके बाद वो आंसर भी इसमें ना दे। ठीक है, तो ये अजम्पशन होता है, लेकिन ये बैकफायर कर सकता है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये फॉर्मूला आप जान लीजिएगा, आए जान के, आप मुझे पता आपको पता ही होगा कि रेजिस्टेंस जब सीरीज में होता है तो ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, और रेजिस्टेंस जब आपको पैरेलल में होता है तो ये वाला लगाते हैं। ठीक है, और मुझे नहीं लगता कि ये वाला को लेके कभी मतलब किरचॉफ लॉ ये सब को लेके कभी क्वेश्चन आएगा, तो आई डोंट थिंक ये इतना इंपॉर्टेंट है भी। ठीक है, चलिए ये आपको बता दिया जाए। 15 सितंबर में अब बचा है बहुत कम दिन, इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि आपको तुरंत PRJ लाइव यूज करना है ताकि आप ये प्राइस पे ना करें। बिकॉज देखिए ये बहुत अननेसेसरी है कि आप ये प्राइस पे कर जाते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो ये पे कर जाते हैं,
बिकॉज वो इस चीज पे ध्यान नहीं देते हैं, इधर हरी में या लैक ऑफ इंफॉर्मेशन के चक्कर में, और अननेसेसरी ज्यादा पे करते हैं, और फिर हम कुछ कर भी नहीं सकते बिकॉज हम आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो PRJ लाइव यूज करके ही आप ये प्राइस को अवेल कर सकते हैं। तो इस बात का जरूर याद रखें कि PRJ लाइव आपको हमेशा डालना है, बिकॉज मैक्सिमम डिस्काउंट आपको इसी कोड पे मिल रहा है। आपको ये कोड आपको कोई हाल पे यूज करना ही करना है, ठीक है। और थोड़ा सा आपको मैं इसकी जानकारी दे दूं कि हमारा मतलब पर्पस क्या है। जो हमारा अगले साल मान लीजिए जो भी आपको स्टेट को लेके कोई भी आपको PSC एग्जामिनेशन आ रहा है, तो आपको उसमें बेटर तरीके से, इसलिए हमने फाउंडेशन नाम दिया है कि फाउंडेशन आपका स्ट्रॉन्ग किया जाए, धीरे धीरे आपको पढ़ाया जाए, लेकिन ऐसा पढ़ाया जाए कि फिर उसके बाद आप कभी भूले ना। इसके बाद सारी जिम्मेदारी आप पे आ जाए कि आप कितना प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। हमारे तरफ से कोई गलती नहीं रहे, तो इसीलिए हम आपको 1000 घंटों से ज्यादा आपको वीडियो देते हैं लाइव क्लासेस का, कि आप रिकॉर्डेड में दिक्कत क्या होता है कि वो आप डाउट नहीं पूछ सकते हैं, लाइव में आप आराम से डाउट पूछते हैं, फिर वो रिकॉर्डेड भी दे देते हैं हम लोग आपको, क्योंकि आपको रिवीजन करना होता है। फिर आपको क्रक्स नोट देते हैं, क्योंकि उसमें आपको कुछ रिवीजन की तरह आपको समझिए एक नोट्स शीट होता है। फिर आपको पर्सनल मेंटर्स मिलते हैं, आपको ये क्या करते हैं, तो ये आपके इमोशनल प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करते हैं। फिर आपको डेली होमवर्क, वीकली टेस्ट, और ऐसे बहुत सारे फैसिलिटी। बेसिकली आइडिया ये है कि हम अपने तरफ से कोई भी स्टेप ना छोड़े जो कि आपको आपके मकसद को पहुंचाने में कोई हर्डल पैदा हो सके, ठीक है। तो जरूर ज्वाइन करिए हमारा फाउंडेशन कोर्स, क्योंकि अगर आप अगले साल अब पता चला कि 2 साल आपने इधर उधर टाइम बर्बाद किया और फिर आके इसमें ज्वाइन करो, तो ये गलती ना करो, ठीक है। एंड दिस प्राइस इज डेफिनेटली वेरी लेस कंपेयर टू द प्राइसेस दैट वी हैव पेड इन आवर टाइम्स, बिकॉज उस समय इंटरनेट इतना आपको फैला नहीं हुआ था, इतना फ्री डेटा नहीं था, तो हम लोग को लाखों लाखों देना पड़ता था। लाखों के समय तो ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। द इलेक्ट्रोलाइट इन अ नॉर्मल ड्राई सेल। अच्छा, ये ड्राई सेल होता क्या है? देखो, ड्राई सेल जब भी हम लोग बोलते हैं तो इसका बेसिक जो समझने वाला बात बस ये है कि इसका जो इलेक्ट्रोलाइट है, समझ लो, वो आपको लिक्विड फॉर्म में नहीं रहता है, वो आपको समझो थोड़ा स्टेबल रहता है, ताकि ये पोर्टेबिलिटी देता है। अब जैसे मान लो आप एक बीकर में कुछ केमिकल लेके चल रहे हो, और वो आप हिलते रहेगा, उसको कहीं बैग में नहीं डाल सकते हो, गिर जाएगा, सीप कर जाएगा, तो इसीलिए ड्राई, ठीक है। क्योंकि वो ऐसा हम लोग लेते हैं जो कि आपको इवेंचुअली हमें ये क्या बोलेंगे, फैसिलिटी दे देता है कि हम उसको कहीं भी ले जा सके, ठीक है। तो ये आपको ड्राई सेल का ये होता है। अब इलेक्ट्रोलाइट इन अ नॉर्मल ड्राई सेल इज जिंक, सल्फ्यूरिक एसिड, अमोनियम क्लोराइड और मैंगनीज डाइऑक्साइड। तो देखो, अब आपको मान लो क्वेश्चन ये आपको नहीं आता है, मतलब आपको थोड़ा याद नहीं है, देखते हैं हम लोग उसमें कैसे अप्रोच कर सकते हैं। तो जिंक को तो हम लोग पहले ही काट सकते थे, क्योंकि वर्ड इलेक्ट्रोलाइट दिया हुआ, ये तो मेटल है, ठीक है। तो ये हम पहला यहाँ पे आराम से इस चीज को काट सकते थे, ठीक है। अब आता है मैंगनीज डाइऑक्साइड, ठीक है। अब देखो, ये हो सकता है, एकदम हो सकता है कि ये इलेक्ट्रोलाइट हो, लेकिन अभी हम लोग इसको होल्ड पे रखते हैं, क्यों बताएंगे आपको, ठीक है। और सल्फ्यूरिक एसिड, अब आपको नहीं ये गैस करना, ये कोई लॉजिकल नहीं है, ये मैं जो भी बात बोलने चाह रहा हूँ ये गैस वाली बात है कि अगर सल्फ्यूरिक एसिड हम अपने बैटरी में डेली यूज करने लगे हर जगह पे, तो आपको नहीं लगता कि और पोर्टेबल वाले में तो वो थोड़ा डेंजरस हो सकता है। आपको सीप कर गया तो आपके फोन में लीक कर गया, मतलब टॉर्च में लीक कर गया, ये वाली बात है। तो जो बोल रहा हूं वो लॉजिकल नहीं है, ये हम लोग तब सोच रहे हैं जब हमारे पास आंसर्स नहीं है, ठीक है। तो इसको हम लोग थोड़ा दिक्कत से काट सकते थे, ठीक है। अब बचता मतलब हमारे पास डाउट आपको ये और यही है। अब आप अगर देखोगे तो अमोनियम क्लोराइड जो है हम लोग बहुत चीजों में यूज करते रहते हैं, ठीक है। तो और ये जो होता है ना, आराम से डिसोसिएट हो जाता है। अब ऑब्वियसली आप बोलोगे सर ये प्रॉपर्टी मुझे थोड़े पता है जो मैं आपको बना दूंगा, लेकिन हाँ, आप क्योंकि आपको जो क्लास 10th और 11th में जो आपको होता था एक्सपेरिमेंट, उसमें भी ये केमिकल यूज होता था, ठीक है। तो उस सेंस में इसको आप चुन सकते थे, ऑल्दो अपना आंसर भी यही है, ठीक है। लेकिन मैं देखिए ये सब आपको अप्रोच इसलिए देता हूं क्योंकि जब आप फंस जाए, लेकिन ये एक्सपेक्टेड नहीं है। आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू कि आपको आंसर राइट अवे पता हो, तो आप सीधे आगे बढ़िए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं आपको बहुत चीज बताने जा रहा हूँ, ये कहां से आ गया भाई, हाँ। हाँ, तो आपको बहुत चीज बताने जा रहा हूँ, उस पर ध्यान देना, क्योंकि इसमें बहुत बच्चे लोग को बहुत कंफ्यूजन होता है, ठीक है। आपको देखो, सबसे पहले बताने जा रहा हूँ कि आपको एनोड, चलो आज तुमको इंग्लिश सिखाता हूं मैं। डोनेट, डोनेट मतलब क्या होता है? डोनेट का मतलब होता है दान करना, ठीक है। आप देखो, ANODE, एनोड, बस एक टी को छोड़ के पूरा एनोड इसमें लिखा हुआ है, मतलब कि डोनेट में एनोड आपको छिपा हुआ। भाई ये मैंने आपको क्यों बताया हूं, क्योंकि डोनेट का मतलब होता है दान देना। तो अब हम लोग जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं तो क्या डोनेट करेंगे?
इलेक्ट्रॉन ही तो डोनेट करेंगे। तो एनोड पे क्या होता है, हम लोग इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। अगर रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो रहा है तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। ये सारे आंसर आपको मिलते जा रहा है, अब आपको रटना नहीं पड़ेगा, आपको इसको कहते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब आपको ऑक्सीडेशन यहाँ पे हो गया और एनोड क्या करता है, रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये याद हो गया आपको। अब ये कौन सा इलेक्ट्रोड है, ये आपको नेगेटिव इलेक्ट्रोड है कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, क्या पता आपको हमको। तो इसको कैसे याद करेंगे, जब आपको मान लीजिए जिंक है, ठीक है, जिंक आपको 2 इलेक्ट्रॉन देके बन गया Zn2+, ठीक है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो कहां गया, वो आपको उसी इलेक्ट्रॉन पे तो गया, उसी इलेक्ट्रॉन में से आपको ऊपर जो कनेक्शन तार होगा उसमें से वो दूसरे इलेक्ट्रॉन में पहुंचेगा। मतलब कि इस इलेक्ट्रॉन के पास आपको बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्जेस होते जा रहा है, क्योंकि जिंक आपको बार बार इलेक्ट्रॉन वहां छोड़ते जा रहा है, इसीलिए इसको हम लोग नेगेटिव इलेक्ट्रोड भी बोल सकते हैं। तो देखिए आपका सारा चीज यहाँ पे, और एक और बात यहाँ पे, अब इलेक्ट्रोड का आपको बनता क्या है, तो वहां पे आपको बनता है कैटायन। ये बस एक थोड़ा उल्टा हो जाएगा, बहुत लोग यहाँ पे उल्टा बोल देंगे, ठीक है। तो ये जैसे यहाँ मैंने लिख के ही लाया था, हाँ, कैटायन क्या होता है, कैटायन इज अ पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन। तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, जैसे Zn था वो इलेक्ट्रॉन को दे के 2+ बनाया ना, तो ये क्या बोल रहा है कैटायन का, कैटायन इज अ पॉजिटिवली चार्ज आयन। आयन क्या होता है, एक ऐसा स्पीसीज जिसके पास न्यूक्लियस हो और उसमें प्रोटॉन हो और न्यूट्रॉन हो और जितना भी उसके पास वो इलेक्ट्रॉन था, बस बाहर के शेल का कुछ 1-2 जो भी इसके हिसाब से, जैसे में 2 इलेक्ट्रॉन है वो निकल गया। तो ये बातें यहाँ पे आपको बता दी। तो ये याद रखिएगा, आपको मैंने 4-5 चीज बता दिया कि कैसे आपको ये सारा याद करना। बहुत लोगों को इसको लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है, तो ये अब नहीं होना चाहिए। डोनेट से हम लोग एनोड पे पहुंचे, डोनेट का मतलब दान करना होता है, तो हमने इलेक्ट्रॉन को दान कर दिया। अगर इलेक्ट्रॉन को दान किया है तो वो इलेक्ट्रॉन आपको नेगेटिव पोटेंशियल हो गया। इलेक्ट्रॉन का दान करने का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो मतलब वहां पे दूसरे इलेक्ट्रोड पे क्या होगा, वहां पे आपको क्या बोलूं, इनफैक्ट यहाँ पे लिखा ही हुआ, चलो देख ही लेते हैं। कैथोड, कैथोड में देखो क्या वर्ड है, CAT। अगर CAT को हम CH कर दे, कैच, तो वो क्या कैच कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को कैच कर रहा है, मतलब रिसीविंग द इलेक्ट्रॉन। अब अगर रिसीविंग द इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो आपको क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। वहां पे जो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो रिडक्शन होता है, ठीक है। तो वहां पे कैथोड पे क्या हो रहा है, आपको रिडक्शन हो रहा है। तो ये चीजें आपको अब याद रहनी चाहिए, ठीक है। तो ये आप अब भूलिए मत। अब आपका जो क्वेश्चन था इसमें आपको अपना इलेक्ट्रोलाइट क्या है, तो इसमें अमोनियम क्लोराइड है। तो फिर ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है, इसमें आपको MnO2 एज ए डीपोलराइजर यूज होता है। ये इलेक्ट्रोलाइट यूज नहीं हो रहा, डीपोलराइजर। डीपोलराइजर क्या होता है, वो आप बस डेफिनेशन जान लीजिए, ये आपके स्कोप से बाहर है। बहुत कम चांस है कि कोई भी PSC डीपोलराइजर के बारे में पूछेगी, बहुत ज्यादा कोर हो जाएगा। लेकिन फिर भी आप ये समझ लीजिए कि जो इलेक्ट्रोड पे आपको आयन चिपकने लगते हैं तो उसको साफ करने के लिए ये यूज होता है। बस इससे ज्यादा आपको नहीं जानना है, ठीक है। तो हमने कर लिया आपको एनोड क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, इसका पोटेंशियल कैसे हो रहा है, इसके अंदर आपको, अच्छा ये नहीं किया, एक छूट गया था कि एनोड इन द ड्राई सेल क्या है, इसीलिए मैं आपको एग्जांपल ले रहा था, बताना भूल गया कि जिंक होता है। ये बात आपको ध्यान देना है। और इसमें आपको कैथोड क्या हो रहा है, तो कार्बन रॉड यूज हो रहा है, ठीक है। तो ये इससे ऊपर नहीं आएगा, ये इतना ही काफी है। और जो भूलने और रटने वाली जो बीमारी थी, आई होप मैंने उसको सॉल्व कर दिया है। तो आप इसको जरूर याद करिएगा। एंड अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और बताइए कमेंट में कि आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा, ठीक है। और ये क्या, वही जो मैंने आपको बताया यहाँ पे मैं लिख के लाया था कि बच्चों को दिक्कत ना, हाँ बस ये याद रखना, मैं आपको इतना कहानी बताया और आप इसमें गलती ना कर जाओ, ठीक है। यहाँ पे आपको मतलब थोड़ा उल्टा हो जा रहा है तो आप ये ध्यान देना, ठीक है। तो यहाँ पे आपको गलती नहीं करना, ठीक है। अब डायनमो पे आता है, और डायनमो से पहले वाटर पे आता है यार। डायनमो क्या करता है, देखो अगेन इसको कैसे, मैं अभी नहीं जा रहा हूं इस पे। एक इसमें वर्ड है डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब क्या होता है कि जब हम लोग डायनेमिक वर्ड बोलते हैं तो मतलब क्या होता है कि इसमें जैसे होता है एरोडायनेमिक्स, मूवमेंट बेसिकली रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। तो अगर अब मूवमेंट हम सोच रहे हैं तो पहले ही हमारे दिमाग में नहीं आना चाहिए कि कुछ मैकेनिकल चीज है जो मूव कर रहा है, ठीक है।
अब वो मैकेनिकल से हम क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं हमको नहीं पता, लेकिन ऑब्वियसली इतना तो कॉमन सेंस है ही कि हम लोग जनरली आपको मैकेनिकल को यूज करके यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी ही प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको बेसिकली डायनेमिक वर्ड को विजुअलाइज करवा रहा था कि एग्जामिनेशन में आए तो आपको याद तो कर लीजिएगा आज, फिर उसके ऊपर हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी का लेयर लगा दीजिएगा और उस दिन एग्जामिनेशन में उल्टा करके आ जाइएगा। तो ये चीज कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा तो आपको याद रहेगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, डायनेमो कन्वर्ट्स क्या करेगा, कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, आपको ये वाला चीज कैसे याद करना है आपको बदलिए। और ऑप्शन देख लेते हैं, कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू काइनेटिक, नहीं, गलत। कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, नहीं, गलत। फिर प्रोड्यूसेस मैकेनिकल एनर्जी, नहीं, गलत, ठीक है। तो हमारा आंसर हो गया आपको वो जो हमने देखा, ठीक है। मैं डेफिनेशन दिया हूँ, आई होप आप एक रीडिंग मार सकते हैं, लेकिन ऑलरेडी जो मैंने आपको बताना था बता दिया है। अब देखो मैं आपको डायनेमो, मोटर ये सब समझा तो सकता हूँ, लेकिन ये इस क्लास के स्कोप से बाहर है, बिकॉज हम लोग एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो मैं आपको बहुत ब्रीफली आपको आइडिया दे दूंगा। आई होप आपने पहले पढ़ा हुआ हो तो आपको तुरंत वो समझ में आ जाएगा, ठीक है। कि देखो ये बेसिकली यूज क्या करता है कि आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का यूज किया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का, ठीक है। आपको यहाँ पे दो मैग्नेट लिए गए हैं, ठीक है, ये अपना एक वायर है। अब आपको रूल ये होता है कि जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है, फ्लक्स क्या होता है समझ लो, बस कलेक्शन ऑफ, जैसे फ्लक्स को मैं वैसे फूल झाड़ू होता है ना अपने घर में जिससे झाड़ते हैं हम लोग घर में, तो वो देखते हो जब ऐसे अगर हम लोग खड़ा करेंगे तो वो पूरा फैल जाता है, तो वो फ्लक्स होता है समझो, ठीक है। तो वो जब किसी वायर के थ्रू होता है तो उसमें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मतलब ईएमएफ जनरेट हो जाता है। ये रूल है, बस ये ऑब्जर्व किया गया, ठीक है। अब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट होगा तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी आएगी, मतलब कि इसमें आपको इलेक्ट्रिसिटी आ गई, ठीक है। अच्छा, ये कब होगा, जब आपको इसमें रिलेटिव मोशन होगा, मतलब कि ये मूव करते रहेगा। और यहीं पे आपको रोल आता है आपको डायनेमो का कि चीजें मैकेनिकल से मूव कर रही हैं और उसके बाद ये मूव करने के कारण इसका फ्लक्स चेंज हो रहा है, फ्लक्स चेंज हुआ मैग्नेट के अंदर तो इसमें करंट आ गया, करंट आ गया तो हम इसको कोई सर्किट से जोड़े हुए हैं, मान लो यहाँ पे ये तो वोल्टेज नाप रहा है, मान लो यहाँ पे एक बल्ब लगाए होते हैं तो ये बल्ब जलने लगेगा। तो इस तरीके से काम होता है। तो ये एक मैंने ब्रीफ आइडिया दे दिया और यहाँ पे मैं वही चीज लिखा हुआ तो आप पढ़ सकते हो कि मैंने जो समझाया वही चीज इसमें आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये आपके हेल्प के लिए, तो ये आप देख लेना, ठीक है। फिर इलेक्ट्रिक मोटर, अब देखो यहाँ पे हमने डायनेमो में क्या देखा, डायनेमिक वर्ड पे ध्यान दिया था। अब देखो यहाँ पे बहुत लोग गलती कर जाते हैं, एग्जाम में कंफ्यूज कर जाता है। अब यहाँ पे पहले ही इलेक्ट्रिक दिया हुआ है और दूसरा सिर्फ इलेक्ट्रिक नहीं, मोटर में से हम लोग क्या ये वर्ड निकाल सकते थे, ठीक है, निकाल सकते थे ना। तो मतलब हमें आइडिया ऐसा लग रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रहा है किसी चीज के मोशन में, ठीक है। तो ये वाले चीजें मैं आपको यहां बताना चाह रहा था, ठीक है। जैसे पंखा क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी उसको देते हैं और फिर वो मोशन करने लगता है, घूमने लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे वो वाली बात हो रही है कि तो आप ऑप्शन देखते हैं कि हीट इज कन्वर्टेड, हीट तो सवाल ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट, चलो इसको अभी पॉज करते हैं। हाँ ये मिस्टेक है यार, ये हटा दो। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द मैकेनिकल एनर्जी, जो अभी आपको मैंने समझाया। तो ऐसे आप देखिए याद भी आप ऐसे ही करिएगा, ठीक है। क्योंकि एग्जामिनेशन में जो बच्चे खासकर आपको नॉन साइंस बैकग्राउंड से आ रहे हैं उनको थोड़ा दिक्कत हो जाता है, ठीक है। नॉन क्या, आपको साइंस वाले को भी दिक्कत होता है क्योंकि बहुत दिन हो गया होता है पढ़े हुए, तो उनको दिक्कत हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे ये सब छोटा छोटा ट्रिक करके याद करिएगा तो कंफ्यूजन नहीं होगा, एग्जाम में 100% सही मार्क आइएगा। मैकेनिकल नहीं, ये अपना ये नहीं है। अब देखो मैंने इस पे पॉज क्यों किया, देखो अगर ये वाला ऑप्शन नहीं होता ना तो मैं 100% ये मारता, लेकिन ये वाला ऑप्शन मुझे कंफ्यूज करता है। मैं एज अ टीचर आपको बता सकता हूं कि मुझे भी इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर नहीं पता है, क्योंकि कोई भी ऐसा चीज नहीं होगा जो कि हीट में कन्वर्ट नहीं होगा। अब अगर इसको भी हम ले लेते हैं, ऑल्दो ये बहुत छोटा अमाउंट होगा, बहुत छोटा अमाउंट, नेग्लिजिबल अमाउंट, लेकिन बिकॉज आपने ये ऑप्शन दिया हुआ है तो फिर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है एंड फिर ये सारी जिम्मेदारी चल जाती है उस पर्टिकुलर पीएससी के पास कि वो क्या चुन रहा है। वो अगर ये बोल दे कि अरे भाई ये इतना कम होता है तो इसको तो आपको इग्नोर करना था, आपको मेन जो इसका काम है वो करना था, सही लॉजिक भी है। दूसरा आदमी बोलेगा स्टूडेंट की सर हम लोग साइंस की बात कर रहे हैं, तो आपको अगर ये ऑप्शन पता है कि कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता था तो आपको देना ही नहीं था, तो फिर आपने ये वाला हटा देना था, ये मोर देन अबव नहीं रहता तो हम सीधे ही मार के आते, उनको कोई दिक्कत नहीं था। तो ये किस्मत वाली बात है। आपको मैंने समझा दिया कंफ्यूजन कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है,
तो ये बात आप लॉजिक में अपने बस फिट करिएगा। मेन काम इसका वही है, इलेक्ट्रिक से आपको मैकेनिकल से। लेकिन अब पंखा कोई छू के देखिएगा ना आपको, वो गर्म होता है कि नहीं होता है, तो वो वाली बात है। अब ये सीधे पीएससी पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो वही चीज लिखा हुआ है मैंने। और देखिए मैं इसके वर्किंग प्रिंसिपल को नहीं समझाया और डायनेमिक को भी बहुत स्किप किया हूं, क्योंकि वो फिर समझाने में बहुत टाइम जाएगा और मैं वो नहीं चाह रहा हूं, ठीक है। लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स, व्हाट इज द वे टू सेपरेट द कलर्स। सेपरेशन ऑफ कलर्स जो होता है उसको, प्रोसेस को ही आपको डिस्पर्शन कहते हैं। वो होता क्यों है? रिफ्रैक्शन के कारण, ठीक है। अब देखते हैं ऑप्शन इसमें क्या क्या दिया हुआ है। कलर्स कैन बी सेपरेटेड बाय प्रिज्म, एकदम हो सकता है। क्यों? क्योंकि अच्छा प्रिज्म क्यों, देखो प्रिज्म क्या होता है, एक डिफरेंट मटेरियल है। यहाँ पे क्या है, ग्लास है वो, ठीक है। अब ग्लास और एयर जो है ये आपको इनका अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अब प्रॉब्लम है कि आप में से कितने को पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। समझो हर एक मटेरियल जो होता है आपको, वो लाइट को डिफरेंट तरीके से बेंड करवा सकता है। यार यही मैं पहले से पढ़ाया रहता हूं तो ये चीज बताने में इजी होगा। अब जो पढ़े नहीं है वो उनको दिक्कत होगा। ये से मान लो ये व्हाइट लाइट है, ठीक है। जगह है क्या कहीं पे? हाँ, ये मान लो व्हाइट लाइट, ठीक है। ऐसे व्हाइट लाइट जा रहा है। अब ये व्हाइट लाइट जो होता है ना, इसमें बहुत सारे अलग अलग वेवलेंथ के आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, ठीक है। वायलेट, जैसे हमने यहां देखो ना, ये फिर आप रेनबो से कंफ्यूज कर जाओगे। जैसे एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, यार मुझे वो फोटो लाना चाहिए था। चलो आई होप आपको पता होगा। जैसे एक ये होता है गामा रेस, ठीक है। उसके बाद आपको गामा रेस के बाद कुछ होता है, याद नहीं आ रहा मुझे। उसके बाद अल्ट्रा वायलेट रेज होता है, ठीक है। अल्ट्रा वायलेट के रेज के बाद क्या होता है, विजिबल रेज होता है। ये होता है सेक्शन विजिबल रेज, मतलब कि हमारा पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में से एक सेक्शन होता है जो हमें दिखता है, इंसानों को दिखता है, ठीक है। इसको कहते हैं विजिबल, ठीक है। अब इस विजिबल को अगर हम लोग और चीर फाड़ के देखें तो उसमें हम लोग को क्या दिखता है कि जो हमें व्हाइट लाइट है वो आपको बना हुआ है, आपको वायलेट से, फिर इंडिगो से, फिर ब्लू से, फिर येलो से, फिर ऑरेंज से, फिर रेड से, ठीक है। ये अलग अलग लेंथ के आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो कि अलग अलग कलर से हमें दिखते हैं। तो ये लाइन को आप समझिएगा, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और बस इनका पहचान क्या है, ये हमें अलग अलग कलर से दिखते हैं। बस ये इतना आप जान लीजिए, ठीक है। अब आता है इस पे कि कलर्स कैन बी सेपरेटेड। अब सिंस हमने क्या बोला कि हर जो कलर है वो एक अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो वो जैसे प्रिज्म में घुसता है तो वो डिफरेंटली बिहेव करता है। कि मान लो रेड लाइट होगा, वो बहुत देरी से मुड़ेगा, और आपको जो वॉयलेट लाइट है वो बहुत जल्दी मुड़ जाएगा। तो ये चीजें वहां पे होती है, और इसी को हम लोग, और ये मुड़ना जो होता है इसी को कहते हैं रिफ्रैक्शन। मतलब कोई चीज अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है तो वो बेंड करता है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन। अब ये बेंडिंग के कारण क्या होता है कि हर लाइट जो है वो बेंड कर रहा है, कोई ज्यादा बेंड कर रहा है, कोई कम बेंड कर रहा है, तो इसके कारण होता है डिस्पर्शन, ठीक है। रिफ्रैक्शन क्या होता है, एक मीडियम से दूसरे में गया तो वो बेंड करेगा, ये हम समझ गए, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि फिर रिफ्रैक्शन से डिस्पर्शन पे हम लोग कैसे पहुंच गए, क्योंकि ये लाइट बना हुआ है बहुत सारे लाइट से, और हर लाइट आपको मुड़ेगा। एक लाइट यहां मुड़ा, एक लाइट यहां मुड़ा, एक लाइट यहां मुड़ा, ठीक है, एक लाइट ऐसे मुड़ रहा है। तो ये बेसिकली हम लोग को, और यहां मैंने कर दिया, ये चीज यहां करना चाहिए था क्योंकि अभी प्रिज्म के अंदर है। तो बेसिकली इनको ये अलग अलग कलर दिखने लगे, तो ये होता है डिस्पर्शन। तो यही बात वहां पे आपको पूछा गया है कि आपको लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स, व्हाट इज द वे ऑफ सेपरेटिंग द कलर्स। तो प्रिज्म हो गया, फिल्टर कलर, ये सब फालतू ऑप्शन थे, तो ये ध्यान में नहीं देना, ठीक है। अब आता है ये जो मैंने आपको पढ़ाया वही आप देख लेना, वही लिखा हुआ है। तो आपकी ये सारे देखो, ये नोट्स का मुझे जरूरत नहीं है, ये नोट्स मैं आपके लिए बना के लाता हूं कि मैं जो भी समझाऊं वो तो मैं बोल गया, लेकिन आपको अगर ना समझ में आए तो फिर आप इसको पढ़ोगे ना तो वो आपको तुरंत समझ में आएगा, ठीक है। तो इसीलिए आपको ये एक बार लिख के आता हूं, तो इसको आप जरूर पढ़ा करो कि मैंने जो बोला उससे कनेक्शन आपका स्टैब्लिशमेंट होगा, ठीक है। अब ये देखो, ये क्या यहाँ पे बता रहा हूँ क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है इसलिए मैंने इसको भी इसी में ले लिया था, ठीक है। ये आप यहाँ पे खड़े हो, पानी यहाँ बरस रहा है, सन आपके पीछे है,
लाइट, लाइट गया और फिर हमने अभी रिफ्रैक्शन के बारे में क्या पढ़ा कि जब वो दूसरे मीडियम में जाता है, अभी क्या ये मीडियम क्या है, यहाँ पे आपको हवा है, ठीक है, यहाँ इंटरफेस मिलता है आपको पानी का और हवा का, तो यहाँ पे ये डेंसर, ये डेंस हो गया और ये लाइट मीडियम है हवा। अब यहाँ पे ये बेंड करेगा, बेंड किया, अब हर लाइट आपको अलग अलग बेंडिंग करेगा, यही तो हमने अभी थोड़ी देर पहले समझा। अब अगर हर लाइट अलग अलग बेंड करेगा तो वो आपको क्या बना सकता है, अलग कलर का एक सेट बना सकता है, जिसको हम लोग रेनबो बोलते हैं। ऑल्दो जो मैंने अभी समझाया रेनबो इतना सिंपल तरीके से नहीं बनता है, ये अभी मैंने आपको बस एक प्रीव्यू दिया है, हम रेनबो पे भी आएंगे। तो एक आपको आइडिया लग गया कि रेनबो बन कैसे रहा है, ठीक है, कि लाइट आ रहा है पानी से आपको रिफ्रैक्ट कर रहा है और फिर वो अलग अलग लाइट अलग अलग क्वांटिटी में बेंड होता है, तो वो आपको अलग अलग आपको लाइट यहाँ पे दिखा देता है, ठीक है। और यही चीज आप देखते हो वहां पे तो रेनबो दिखता है। अब देखते हैं कि रेनबो एग्जैक्टली बनता कैसे, ठीक है, क्योंकि इसे भी क्वेश्चन आते रहते हैं कि रेनबो बनता कैसे। तो देखो ये आपको यहां तक देखो कोई लाइट नहीं दिखाया, बस आपको व्हाइट लाइट है यहाँ पे, ठीक है। ये क्या है, आपको वाटर ड्रॉपलेट है, वो छोटा छोटा वाटर ड्रॉपलेट, ठीक है, वो समझो एक प्रिज्म की तरह काम कर रहा है कि हाँ वहां पे अंदर आपको पानी में जैसे लाइट गया, देखो यहां से पहला रिफ्रैक्शन हुआ तो ब्लू वाला लाइट ज्यादा बेंड करता है, तो देखो ये अलग हो गया, उससे कम आपको ग्रीन करता है, सबसे कम आपको रेड करता है, तो ये ऊपर चला गया, तो ऑलरेडी अलग होना शुरू हो गया, ठीक है, डिस्पर्शन शुरू हो गया। अब ये देखो यहां से रिफ्लेक्ट हो रहा है, अब ये रिफ्लेक्ट क्यों हो रहा है, अब इस पे आप अभी मत जाओ, अभी मैं फिर आप कंफ्यूज कर जाओगे। ये रिफ्लेक्ट होके फिर से ये बाहर निकल रहा है, तो यहां पे देखो ये अगेन जब यहां से टूटा था फिर यहां से बाहर निकल रहा है, तो फिर से टूटेगा क्योंकि यहां से भी आपको ये रिफ्रैक्ट कर रहा है, तो फिर आपको ये देखो अलग अलग कलर में एकदम प्रॉपरली बटने लगा और आप यहां पे खड़े हो, ठीक है, तो ये चीज आपको दिख रहा है, ये आपको यहां पे ऐसे दिख रहा है। अब क्वेश्चन आप ये पूछ सकते हो कि क्या ये चीज आपको सर्कुलर होती है कि सेमी सर्कुलर होती है, तो ये एक्चुअली में आपको सर्कुलर होती है। ये आपको जैसे हम लोग को दिखता कैसे, ऐसे दिखता है ना, होता एक्चुअली में है ऐसे, ये वाला पार्ट हमें दिखता नहीं है इसीलिए नीचे वाला, क्योंकि हॉराइजन के हमारे नीचे होता है, वो हमें दिखता नहीं है। अदरवाइज आप ये पूछा जाए प्रैक्टिकली ये आपको सर्कुलर होता है कि सेमी सर्कुलर, तो आप बोलोगे सर्कुलर होता है लेकिन हमें दिखता आपको आधा है, ये बात आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब यही चीज मैं आपको यहाँ पे बताया हुआ हूँ कि रिफ्रैक्शन इसमें क्या होता है, तो आप देख लो, द प्रोसेस बिगिंस विद द सनलाइट व्हिच इज कंपोज्ड ऑफ द डिफरेंट कलर्स। ये आपको जो समझाया मैंने कि व्हाइट लाइट होता है वो अलग अलग वेवलेंथ से बना हुआ है, इसीलिए उसको अलग अलग कलर से हम लोग पहचानते हैं। एंटरिंग द वाटर ड्रॉपलेट्स इन द एटमॉस्फेयर, एज द लाइट एंटर्स द ड्रॉपलेट्स इट स्लोज डाउन एंड बेंड्स रिफ्रैक्ट्स ड्यू टू द चांसेस। रिफ्रैक्शन का ये डेफिनेशन होता है, अभी मैं इस पे नहीं जा रहा, वो टॉपिक ही डिफरेंट हो जाएगा, इसलिए आप बस अभी आप बेंड जान लो, ठीक है। फिर डिस्पर्शन क्या हो रहा है, वही स्प्लिटिंग ऑफ द ऑल द लाइट विद इन द वाटर ड्रॉपलेट्स, द वाटर इज डिस्पर्स मीनिंग द डिफरेंट कलर्स ऑफ द लाइट सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, यही हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब ये देखो शॉर्टर वेवलेंथ, ये कौन होगा, वायलेट कलर होगा, आर बेंट मोर, ये लाइन आप रट लो अगर आप समझते नहीं हो, ठीक है। तो शॉर्टर वेवलेंथ जो होता है वो ब्लू वायलेट वाला जोन होता है, तो वो सबसे ज्यादा आपको बेंड करता है, और जो लॉन्गर आपको रेड होता है, ऑरेंज वाला साइड हो गया, वो रिलेटिवली कम करता है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको आफ्टर डिस्पर्शन द इंटरनली रिफ्लेक्टेड लाइट अंडरगोज मल्टीपल इंटरनल रिफ्लेक्शन, वही जो अंदर ही से रिफ्लेक्ट हो रहा है ना, ये देखो ये रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है, ये रिफ्लेक्ट हो रहा है। रिफ्रैक्शन होता तो ये यहां से निकल जाता बाहर, ये आपको इधर से रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो रिफ्लेक्शन में क्या होता है, कोई ऑब्जेक्ट है जिससे प्लेन पॉलिश सरफेस है, लाइट आया और फिर लौट गया, ये होता है रिफ्लेक्शन, यही तो हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है, इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब आफ्टर डिस्पर्शन इंटरनली रिफ्लेक्टेड लाइट अंडरगोज मल्टीपल इंटरनल रिफ्लेक्शन इनसाइड द वाटर ड्रॉपलेट, सम ऑफ द लाइट रिफ्लेक्ट्स of the inner surfaces of the droplets while still being the refracted। तो बेसिकली जो बताया कि रिफ्लेक्ट होके फिर बाहर निकलेगा, वही हमको एज अ रेनबो दिखेगा, ठीक है। अब एग्जिट एंड रिफ्रैक्शन, इवन जो बाहर निकल रहा है वो वाली बात बता रहा है। अब ये जो मैंने आपको बताया कि सर्कुलर आर्क होता है, ये आपको यहाँ पे बताया गया है। डबल रेनबो क्या है, ये देखिए अब अगेन मैं समझाऊंगा तो फिर आपको दिक्कत है। सम टाइम सेकेंडरी, ये जो होता है इसमें बस याद रखिए डबल रेनबो में जो कलर का जो स्पेक्ट्रम होता है, जैसे मान लो
एक रेनबो में आपको स्टार्ट हो रहा है मान लो V से R पे पहुंच रहा है, तो उसमें उल्टा हो जाएगा। बस ये आप याद रख लो, इससे ज्यादा आपको नहीं जानना है, ठीक है। ये आपको क्यों होता है, तो इसमें बहुत बार इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, उसके कारण होता है। और एंगुलर मतलब वही बताया जा रहा है कि आपको वो ऑपोजिट साइड में किस एंगल तक रिफ्लेक्शन होगा, ये किस एंगल पे आपको वाटर को स्ट्राइक करेगा, ये हटाओ, ये सब आपके काम का नहीं है। आपके काम का बस यहाँ पे 3-4 चीज था कि रेनबो बन रहा है तो इसमें रिफ्लेक्शन होता है क्या, हाँ होता है। रिफ्रैक्शन होता है क्या, हाँ होता है। डिस्पर्शन होता है क्या, हाँ होता है। और फिर आपको रेनबो का जो शेप होता है वो हेमिस्फेयर होता है या पूरा स्फेयर होता है, पूरा होता है, लेकिन हमें हॉराइजन के कारण बस हेमिस्फेयर दिखता है। और जो डबल रेनबो होता है वो क्या, तो वो उसमें जो कलर के जो सीक्वेंसिंग होती है वो पलट जाती है जो पहले वाले से। तो बस आपको ये याद रखना, डबल आपको क्यों हो रहा है, तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन के कारण हो रहा है, ठीक है। तो आई होप आपके पास सारे डेटा आ गए और ये सारी चीज आपको पता रहेंगे, ठीक है। देखो प्रॉब्लम क्या होता है ना कि ये चीज मैं अगर क्लास में लूंगा तो इसको बहुत डिटेल में लूंगा और फिर वहां पे मैं हर पहलू को समझाते चलूंगा। अभी एमसीक्यू में अगर उसको मैं डिटेल में ले लूंगा तो ऑलरेडी इस पे मैंने बहुत टाइम दे दिया है। तो ये आई होप आप समझिएगा कि आपको भी थोड़ा फास्ट बढ़ते रहना, ठीक है। अब बताओ, इफ द पावर ऑफ द लेंस ऑफ एन आई ग्लास इज +2 डायोप्टर देन द फोकल लेंथ विल बी। तो चलो आप लोग में से कितने लोग को ये शायद फॉर्मूला पता ही ना हो, तो ये फॉर्मूला पहले हम लोग देख लेते हैं कि F = 1P, जिसमें कि F किस में रहता है, मीटर्स में रहता है। और हमको क्या दिया हुआ है, P दिया हुआ है। तो P आपको क्या हो जाएगा, क्या निकालना हमें, डायोप्टर दिया हुआ ना, तो P F = 1/2 दिया हुआ। तो F क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 0.5 मीटर, क्योंकि F जो आता है यहाँ पे मीटर में आता है। तो 0.5 मीटर कितना होगा, = 50 सेंटीमीटर, ठीक है। यही बोल रहा है ना। अब जो प्लस साइन होता है उसका मतलब ये होता है कि वो कॉन्वेक्स लेंस है। तो ये बस ध्यान रखिए, कॉन्वेक्स लेंस है। और कॉन्वेक्स आपको यूज कहां पे होता है, तो करेक्टिंग फार साइटेडनेस प्रॉब्लम। कॉनकेव lenses are used to correct the near sightedness problem. Compound microscopes and telescope both use convex and concave lenses, ठीक है। ऑल्दो अभी आप इसको भूल जाइए क्योंकि इसमें भी अलग अलग ये लाइन को अभी आप भूल जाइएगा, ठीक है। आपको ये समझाना पड़ेगा, ये इतना नहीं है, क्योंकि वहां पे आपको पता चल दिया वो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप दे दिया तो आप उसको सीधे यही मार के आ जाओगे, वहां पे गलत हो जाएगा, ठीक है। उस पर मैं एक क्वेश्चन बना के ले आऊंगा कि टेलीस्कोप में ऑब्जेक्टिव आईपीस क्या होता है, फिर एक और क्या होता था, ऑब्जेक्टिव, इनफैक्ट ऑब्जेक्टिव और आईपीस ये क्या होता है, वहां पे कौन सा लेंस यूज करते हैं, तब उसको प्रॉपर्ली हम लोग कर लेंगे, ठीक है। ये हमारा चीज हो गया, तो ये आप याद रखिएगा। ये बस यूनिट आपको याद रखना है, ये कभी कभी यही पूछ देता है और ये मीटर में होता है, ये आपको याद रखना है। तो हमारा आंसर यहाँ पे 50 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। ये आपको ये अपना कॉन्वेक्स है। ये फुला वाला जो होता है वो आपको कॉन्वेक्स होता है, जो आपको पचका वाला होता है वो आपको देखो कॉन्वेक्स में आपको इसमें नेगेटिव यूज कर रहे हैं, उसमें पॉजिटिव यूज करते हैं। ये जो कॉन्वेक्स होता है ये चीजों को कन्वर्ज करता है और ये चीजों को क्या करता है, डाइवर्ज करता है, ठीक है। तो आपको कॉनकेव हम लोग को जनरली आपको कहाँ पे काम आएगा, जब हमको वाइडर एरिया चीज को देखना होगा। ये कहाँ पे काम आएगा, जब चीजों को हमको फोकस करना होगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। द मेन डिफरेंस बिटवीन अ लेंस एंड अ मिरर। अच्छा, लेंस और मिरर में क्या फर्क होता है, तो लेंस में क्या होता है, चीजें रिफ्रैक्ट होती हैं। मतलब ये लाइट आप देख रहे हो ना, यहां से अंदर गया फिर बेंड कर रहा है, यहां से गया अंदर से बेंड कर रहा है, दोनों केस में। वही अगर मिरर होता तो क्या होता, यहाँ आता ये तो फ्लैट होता, ये आता यहाँ ऐसे टकरा के इधर उधर जिधर भी जाना होता वहां चला जाता। तो वो यहाँ पे बताया जा रहा है कि मिरर में बाउंस होता है और जो लेंस होता है उसमें आपको रिफ्रैक्शन होता है। कॉन्वेक्स लेंस के बारे में बताया गया कि वही जो मैंने आपको बताया कि कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो कन्वर्ज करता है चीजों को, और जो कॉनकेव होता है वो चीजों को डाइवर्ज करता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या, और सिलिंड्रिकल आपको किसके, तो एक बीमारी है एस्टिग्मेटिज्म, ठीक है। इसमें हम लोग सिलेंडर यूज करते हैं, ये पता रहना चाहिए, ठीक है। इन विच डायरेक्शन डज द मैग्नेटिक नीडल पॉइंट। अब देखो मैग्नेट का पहले प्रॉपर्टी क्या होता है कि ऑपोजिट इन अट्रैक्ट्स, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग मान लो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, ठीक है। तो हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, तो अगर हमारा जो नॉर्दर्न पिन है वो पॉइंट कर रहा है आपको नॉर्थ की तरफ, तो हम इतना कह सकते हैं कि वहां पे
अर्थ का जो मैग्नेट है वहां पे सदर्न चीज होगा, तभी तो वो अपना नदन वाला नीडल जो है उधर पॉइंट कर रहा है। और क्यों? क्योंकि वो ऑपोजिट अट्रैक्ट्स, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखिएगा, तो इससे आपको आंसर हमेशा क्लियर रहेगा। इन विच डायरेक्शन डज द मैग्नेटिक नीडल पॉइंट? तो नॉर्थ में, ठीक है। तो नॉर्थ में, ज्योग्राफिकल नॉर्थ में। क्यों? क्योंकि वहां पे मैग्नेटिक साउथ है। अगर वहां पे मैग्नेटिक नॉर्थ रहता तो वो तो रिपेल करती दोनों चीजें, लेकिन वहां पे रिपेल नहीं हो रहे। तो यही चीज आपको यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, इसको पढ़िएगा तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा कि ऑन अर्थ इटसेल्फ, आवर अर्थ इटसेल्फ एक्ट एज अ जायंट मैग्नेट विथ, ये मेन लाइन है जायंट में, विथ साउथ मैग्नेटिक पोल समवेयर इन द आर्कटिक, मतलब कि नॉर्थ, नॉर्दर्न रीजन में, और नॉर्थ मैग्नेटिक पोल इन द अंटार्कटिक। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, यही लाइन आपको सब कुछ समझा देगा कि आर्कटिक में क्या है आपको अर्थ का। तो ऑन अर्थ इटसेल्फ एक्ट्स एज जायंट मैग्नेट विथ अ साउथ मैग्नेटिक पोल समवेयर हियर इन द आर्कटिक। अगर वहां पे आर्कटिक में क्या है, साउथ वाला है आपको, और मैग्नेटिक पोल, और हम लोग का जो मैग्नेटिक नीडल है उसका जो नॉर्दर्न एंड क्या खोजेगा, वो साउथ को खोजेगा, क्योंकि अट्रैक्ट करता है आपस में सब। तो इसीलिए हमेशा वो ऊपर पॉइंट करते रहेगा। क्यों नॉर्थ को? क्योंकि वहां पे साउथ मैग्नेटिक पोल है। ये दो चीज को कंफ्यूज मत करिएगा, ज्योग्राफिकल नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ को, ठीक है। ऑल्दो कन्वेंशन वाइज आपको उसको आज भी हम लोग कह देते हैं कि वो मैग्नेटिक नॉर्थ है, लेकिन नहीं, वहां जो कन्वेंशन वो अलग चीज है, लेकिन वहां पे इवेंचुअली है क्या वहां पे, तो वहां पे हमारा मैग्नेटिक साउथ, आपको जो चीजें पोल है वो ज्योग्राफिकल नॉर्थ में, मतलब उल्टा, ठीक है। तो ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं, तो इस पे आपको ध्यान देना है कि क्योंकि अपना वहां पे ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ हो गया, यहाँ पे मैग्नेटिक है, और मान लो ये आपको सदर्न मैग्नेटिक हो गया, और फिर आपको, आप यहाँ पे हो, आपका नीडल जो है वो पॉइंट करेगा इस तरफ। क्यों? क्योंकि इसका जो नॉर्थ वाला चीज रहेगा वो इसके साउथ से अट्रैक्ट होगा, तो हमेशा इसके तरफ पॉइंट करते रहेगा। यही बात यहाँ पर है। द अर्थ ऑल्सो बिहेव्स लाइक अ बार मैग्नेट, इट्स हॉट। ये कैसे बार मैग्नेट बता रहा है, ये आप हटा, ये इनफेक्ट आ सकता है कि जो अर्थ के अंदर जो कोर है वहां पे आपको कोर के कारण, इट्स हॉट लिक्विड सेंटर कोर कंटेन्स iron and it moves, it creates an electric current that causes a magnetic field around the earth, ठीक है। बस ये आपको जानना है। earth has a north and south magnetic pole, these poles are not same with the, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत लोग गलती करते हैं, याद रखिएगा। tilted at an, इसके बीच में एंगल कितना है, 11.3 डिग्री with respect to it. Due to this, if a magnetic needle is suspended freely, it rests in the north-south direction and is useful for the navigation. तो आपको ये पॉइंट और ये पॉइंट याद रखना है, ठीक है। ये चीज वहीं पे यहाँ पे समझाई जा रही है कि आपको नॉर्थ ज्योग्राफिकल, साउथ मैग्नेटिक, और आपको जस्ट उल्टा है, ठीक है। द मैग्नेटिक पोल नियर द अर्थ, मैं समझा दिया, आप पढ़ लेना, आपको फिर से क्या रीड करना है, ठीक है। ऑन व्हाट वर्क डिड आइंस्टीन गेट द नोबेल प्राइज? ये मैंने डिफरेंट क्वेश्चन के थ्रू आपसे पूछा था, ये शायद पहले या दूसरे क्लास का पार्ट था। तो आइंस्टीन को प्राइज किस पे मिला था? रिलेटिविटी पे, है ना? नहीं भाई, ये बहुत गलती लोग करके आ जाता है। कहाँ गया? इस पे मिला है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे। अब देखो अगेन यहाँ पे भी वही प्रॉब्लम है, अब मैं इसको समझाने जाऊंगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, लेकिन ब्रीफ आइडिया दे दे रहा हूँ आपको मैं, कि होता क्या है। पहले इस फॉर्मूला को देख लो, ठीक है। ये है एनर्जी, ये है आपको फ्रीक्वेंसी और प्लैंक्स कांस्टेंट, एच को कहते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट, ये फ्रीक्वेंसी है, और ये होता है वर्क फंक्शन। पहले आइडिया समझ लो क्या है कि फोटोन क्या होता है, आपको लाइट का समझो एक टुकड़ा होता है। जैसे मान लो आपको क्या करना है कि तीर चला रहे हो, ठीक है। अब तीर जब चलाते हो, जैसे मान लो आपको तीर से आम को तोड़ना है, जो आम पेड़ पे है, ठीक है। अब तीर चलाना शुरू किया आप, ठीक है, तो वो तीर में आपके कितना एनर्जी है, ठीक है, आपको ये देखना है। मान लो उस तीर में इतना एनर्जी, और ये क्या है, ये एच क्या समझ लो, आम जो है ना वो आपको कितना स्ट्रांगली अपने पेड़ से जुटा हुआ है, ठीक है। अब नहीं, एच इनफैक्ट वो नहीं है, ये आपको क्या है कि फाई जो है वर्क फंक्शन, वो आम कितना स्ट्रांगली जुटा हुआ है। अब आपको क्या करना है कि वो आम टूटेगा तो तभी ना, जब आप जो तीर से मार रहे हो उसका एनर्जी इतना ज्यादा हो कि उसको तोड़ भी दे और उसमें काइनेटिक एनर्जी भी दे दे, यही होगा आपको। तो बस यही चीज यहाँ पे बताया जा रहा है आपको। अब ये देखिए, मैं आपको सिंपल चीजें बताया हूँ, लेकिन मान लो आपको तीर के बदले आप चौक से मार रहे हो,
आप 1 करोड़ बार आम को मार दिए, लेकिन वो टूटेगा क्या? नहीं टूटेगा। आपने बस 1 करोड़ चौक से मारा, नहीं टूटा, लेकिन एक बार पत्थर से मारा तो वो टूट गया। जस्ट यही चीज यहाँ पे आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में है कि अगर किसी एटम में से हमको इलेक्ट्रॉन को नॉक ऑफ करना है तो हमको एनर्जी उस एटम को इतना ज्यादा देना पड़ेगा कि वो एक बार में नॉक ऑफ कर जाए। अगर हम लोग एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी, वो पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या है? 5, उससे कम एनर्जी देते हैं और कितने बार भी मारे, 1 करोड़ बार भी, तो वो कभी नहीं टूटेगा। तो आइडिया यहां पे बस ये है कि आपको हमें इतना एनर्जी इलेक्ट्रॉन को नॉक ऑफ करने के लिए एटम को देना पड़ेगा ताकि वो उससे टूट सके। बस ये आपको आइडिया रखना है। फोटो इलेक्ट्रिक होता क्या है, ये आपको प्रूफ क्या क्या किया था कि जो लाइट होता है ये पार्टिकल नेचर का भी होता है। ये इसको प्रूफ, इसका प्रूफ था कैसे? क्योंकि जो आज तक हम लोग मानते आ रहे थे कि लाइट वेव्स होता है, तो अगर वेव्स है तो वो इलेक्ट्रॉन को नॉक ऑफ कैसे कर सकता है? वो पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा है, तभी तो वो कोई चीज को पत्थर की तरह तोड़ पा रहा है या निकाल पा रहा है। तो यहां से हमें लाइट का पार्टिकल नेचर जो है वो आपको कंफर्म हुआ था। तो इसीलिए इस चीज के लिए आपको आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज मिला था। अब हम पढ़ते हैं जो हमने बोला है। द photoelectric effect is when light hits certain material and makes them give off their particles called electron। यही हमने पढ़ा अभी, ठीक है। The effect help us understand that light is made up of tiny bits of energy called photon। वो जो हमारा तीर बोला हमने, चौक बोला हमने, या ढेला बोला हमने, वो फोटोन है। मतलब कि लाइट बस ऐसे फ्लो करने वाला वेव नहीं है, उसमें समझो एक पत्थर भी है जो इतना छोटा और हमें दिखता नहीं है। जैसे अभी मेरे पे लाइट जल रहा है तो वो मुझे पत्थर से मार रहा है, बस वो प्रॉब्लम है कि वो पत्थर इतना छोटा है कि हमें दिखता नहीं है, ठीक है। और ये चीज यहाँ पे बताई जा रही है, ठीक है। इट वॉज फर्स्ट, नहीं नहीं, ये तो उसका है यार, मैं वही, वो सत्येंद्र नाथ यहाँ पे कहाँ गए, ये इसके लिए है, कहाँ गए, बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेशन को, इसको हम लोग फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर भी कहते हैं, ठीक है। ये भी याद रखो, ये भी आपको क्वेश्चन आते रहता है। फोर्थ स्टेट क्या होगा? तो प्लाज्मा होगा, और बाकी के 3 तो आपको पता ही है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो ये भी आपको याद रखना है कि बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन आपको फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर भी बोलते हैं। तो ये कब हुआ था? तो ये 1920 में हुआ था। ये कब हुआ था? 1905 में हुआ था फोटो इलेक्ट्रिक। तो ये याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। और ये आप समझ गए कि ये क्या है, वर्क फंक्शन। देखिए, सब नहीं आएगा, वर्क फंक्शन क्या होता है। तो वर्क फंक्शन बस ये जान लीजिए कि ये क्वालिटी ऑफ मटेरियल का होता है कि अब किसी एटम में से चीजों को तोड़ना ज्यादा इजी होगा कंपेयर टू अदर एटम। तो वो किस चीज पे डिपेंड कर रहा है? वो एलिमेंट की क्वालिटी क्या है, वो उसका वर्क फंक्शन क्या है, ठीक है। तो किसी को हम लोग बस एक तीर में तोड़ सकते हैं, किसी को हम लोग शायद हम एक मिसाइल में भी ना तोड़ पाए। तो ये चीजें यहाँ पे बताई जा रही है, ठीक है। In some simple term, this formula tells us that the kinetic energy emitted of the emitted electron depends upon the frequency of the incoming light। कैसे भाई? देखो, ये एनर्जी आपको हमने दिया, ठीक है। और HF क्या है? आपको लाइट एनर्जी है, ठीक है। अब ये एनर्जी वर्क फंक्शन मान लो हमारा 2 है, 2, और ये है 5। तो 5 में से 2 गया 3, ये 3 जो हुआ यही एनर्जी हो गया ना। यही चीज यहाँ पे बताया जा रहा है, ठीक है। तो देखिए, ये बहुत कोर होते जा रहा है, इसलिए मैं इसमें थोड़ा रिलक्टेंट हूँ क्योंकि इतना नहीं आएगा। लेकिन कल को दे दिया तो मतलब आप फंस सकते हैं, इसलिए मैंने इसको भी लिख दिया। इफ द फ्रीक्वेंसी इज हाई एनफ एंड कैन प्रोवाइड मोर एनर्जी देन द वर्क फंक्शन ऑफ द मटीरियल, इलेक्ट्रॉन विल बी इमिटेड विद द काइनेटिक एनर्जी। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे क्या किया कि फ्रीक्वेंसी वाला चीज को मैंने 5 लिया और ये वाला चीज को 2 लिया, लेकिन मान लो फ्रीक्वेंसी वाला 1 है और फाई जो किसी दूसरे का 5 है, तो ये क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। मतलब कि ये आपको एनर्जी नेगेटिव हो ही नहीं सकती। जो एनर्जी का हम लोग जानते हैं वो एक स्केलर क्वांटिटी है, तो मतलब कि वो नॉक ऑफ नहीं हो रहा है, मतलब कि यहाँ उसको एनर्जी मतलब कुछ है ही नहीं, वो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पे बताया जा रहा है, ठीक है। If the frequency is too low and can't overcome the work function, no electron will be emitted, ठीक है। Which metal is used to generate electricity? देखिए, ये तो ऑब्वियस बात है, ये बहुत ही अब देखो, ये वर्ड नहीं दिया होता ना तो फिर मान लो दिया होता which metal is used for conducting electricity, तो फिर ये क्वेश्चन जस्ट उल्टा हो जाता। फिर आंसर ये नहीं होता, इसमें से कोई होता, मोर देन अबव।
लेकिन अभी जनरेट वाला वर्ड दिया कि प्रोडक्शन कौन करती है, तो हमारा यूरेनियम हो जाएगा। अब मैंने आपको याद दिलाया था कल, अगर आपको याद हो तो यूरेनियम का 238 जो होता है वो आपको नेचुरल फॉर्म में पाया जाता है। ये आपको 99% जो ओर्स में होता है यही पाया जाता है 238। लेकिन जो बॉम्ब वाला ये आपको न्यूक्लियर रिएक्टर वाला, मतलब इसको चलो इसको दोनों में लिख दे रहे हैं, आपको आइदर बॉम्ब बेसिकली एनर्जी और न्यूक्लियर रिएक्टर, तो ये 235 यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि जो हमारे काम का चीज है वो 235। इसको कैसे याद रखते हैं, 2 + 3 = 5। तो जहां पे हमारा कैलकुलेशन इजी है वही हमारे काम का चीज है। और ये कितना परसेंटेज इसका 0.7% होता है। ये आपको रेडियो एक्टिव होता है, ये नहीं होता है, ये याद आपको रखना है। ठीक है, और भी यूरेनियम का कोई होता है क्या, 233 होता है। ठीक है, तो ये सब आपको याद रखना है, इसमें से कभी भी आ सकता है। इसी हम लोग एनर्जी किससे प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो 235 से प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, फिर द रूम कैन बी कूल्ड बाय फ्लो ऑफ वाटर, रिलीज ऑफ कंप्रेस्ड गैस, फिर एलपीजी बाय मेल्टिंग द सॉलिड। देखो प्रॉब्लम क्या है ना, ये लोग ऑप्शन सही से नहीं देता। अब फ्लो ऑफ वाटर, इसका हम क्या मतलब समझे, ऑल्दो आपको जो क्वेश्चन इंटेंशन है क्वेश्चन का उसके हिसाब से आंसर डायरेक्टली यही है। जो क्वेश्चन का इंटेंशन ये है, क्योंकि एक प्रोसेस है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अब मान लो फ्लो ऑफ वाटर को कोई स्टूडेंट ऐसे समझ ले कि हाँ हम घर में पानी पटा रहे हैं, फिर वो इवेपोरेट करेगा तो रूम के टेम्परेचर को सक कर लेगा एंड द रूम कैन बी कूल्ड बाय, एकदम हो सकता है। तो ये ऑप्शन थोड़ा गलत तरीके से लिखा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अपना कॉमन सेंस थोड़ा अप्लाई करना पड़ेगा, बिकॉज एग्जामिनेशन में तो आपके साथ कोई टीचर रहेगा नहीं, और टीचर रह भी लेंगे तो क्या करेंगे, जो अगर पीएससी वाले को कोई पर्टिकुलर आंसर ही सेलेक्ट करना है तो हम भी क्या कर लेंगे। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया कि कैसे ये क्वेश्चन आपको थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकता था, लेकिन इंटेंशन हमें पता है कि यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट चेक किया जा रहा है, रिलीज ऑफ अ कंप्रेस्ड गैस। अब देखो यहाँ पर होता क्या है कि आपको, चलो पहले फॉर्मूला दिखा दे रहा हूँ आपको, तब आपको ये बताता हूँ। ये फॉर्मूला याद रखो, ध्यान में रख लो कि ये आपको है टोटल एनर्जी, ये आपको हीट है और ये वर्क है। अब देखो क्या हो रहा है कि जब हम लोग अचानक से गैस को एक्सपैंड करवाते हैं तो उसके पास इतना टाइम नहीं होता है ना कि वो अपने बगल वाले माहौल से, मतलब कि मान लो माहौल का मतलब क्या हुआ, माहौल का मतलब हो सकता है कि आप आयरन फर्नेस के बगल में है या मान लो रेफ्रिजरेटर के अंदर बैठे हुए हैं, दोनों में टेम्परेचर अलग अलग है, तो माहौल हुआ वो अपने माहौल से हीट को ले पाए या दे पाए, उतना टाइम ही नहीं होता है, वो इतनी तेजी से फटता है। ठीक है, तो इसका ये इसका सिग्निफिकेंस ये है कि ये जो है आपको Q जो हीट है वो 0 हो जाता है। अगर ये 0 हो गया तो हम क्या कर सकते हैं, चेंज ऑफ एनर्जी जो है वो माइनस वर्क हो जाएगा। ठीक है, अब अगर इसका मतलब क्या हुआ, तो जब एयर जो है वो एक्सपैंड किया तो वो, जैसे मान लो अब क्योंकि हमें सामने एयर दिखता नहीं है इसीलिए इसको समझना थोड़ा दिक्कत है। मान लो यहाँ पे एक चादर है, ठीक है, चादर के नीचे ये वाला प्रॉपर्ली जो प्रोसेस होता है वो अचानक एक्सपैंड किया तो चादर क्या हो, उड़ जाएगा। तो बेसिकली जो अंदर से जो भी चीज निकला वो आपको चादर को ढकेला ना, वो वर्क किया इवेंचुअली। ठीक है, तो ये जो अगर वर्क कर रहा है तो ये हमारा रिलेशन क्या आया था, ये रिलेशन आया था। तो ये जो वर्क किया इसके लिए एनर्जी कहां से लाए, बिकॉज वर्क होता क्या है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। एनर्जी जब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाती है तो उसी को हम लोग करते हैं, आपको वर्क कह देते हैं। ठीक है, अब ये जो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी हुई है यहाँ पे, ये इस एनर्जी इंटरनल एनर्जी को यूज कर रहा है। अब इंटरनल एनर्जी मतलब क्या हुआ कि उसके अंदर जितना ताकत था, अब उसके अंदर का ताकत का मतलब क्या होता है कि उसके अंदर का मॉलिक्यूल का कितना काइनेटिक एनर्जी था, कितना पोटेंशियल एनर्जी था, ये सब वाली बातें। अब अगर वो अंदर के एनर्जी को यूज कर रहा है तो वो क्या हो रहा है, उसका काइनेटिक एनर्जी घट जा रहा है। अगर उसका काइनेटिक एनर्जी घट जा रहा है चीजों का, तो वो क्या हो रहा है, वो ठंडा हो रहा है। बस यही प्रोसेस आपको समझना था। देखिए मैं आपको बहुत लंबा ले गया हूं यहाँ पे, लेकिन मैं फिर से रिकैप्चुलेट करता हूं कि हम यहाँ पे कोई चीज जब बाहर निकलता है, जैसे मान लो जब टायर वायर फटता है, ठीक है, तो उसमें देखते हो हवा तुरंत बाहर फेंकाता है। ठीक है, तो उसको बगल से हीट एक्सचेंज करने का मौका मिला नहीं, तो क्यू हमारा 0 हो गया। लेकिन जब वो फैला है उसमें मान लो अगल बगल देखो तो धूल भी उड़ता है बहुत सारा। तो धूल क्यों उड़ा, क्योंकि ये जो अंदर से हवा निकला है वो
वहां पे जो भी हवा था उनको बाहर फेंक दिया, ठीक है। तो जो बाहर से हवा था, वो जो फोर्स दाब रहे थे उस पे, उसके अगेंस्ट वर्क किया। अब इसके अगेंस्ट वर्क किया है तो कहीं ना कहीं से एनर्जी को यूज किया होगा, ठीक है। अब ये एनर्जी कौन सा यूज कर रहा है, तो अपना इंटरनल एनर्जी को यूज कर रहा है। इसके कारण उसका काइनेटिक एनर्जी अंदर जो मॉलिक्यूल्स है उसके नीचे चले जाते हैं, तो वो टेम्परेचर नीचे चला जाता है। अब टेम्परेचर नीचे चला गया तो वो चीज ठंडा हो गया। तो मतलब कि जब आपको वहां पे जब इस टाइप का कोई चीज होते हैं तो आप सोच सकते हो कि आपको टेम्परेचर वहां पर रिलेटिवली थोड़ा ठंडा हो जाएगा। जैसे आप वो मारते हो यार परफ्यूम वर्फ्यूम, तो देखते हो कि वो ठंडा क्यों फील होता है, तो वो नोजल से निकलता काइंड ऑफ सेम फेनोमेनन यहाँ पे भी हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए हमारा आपका रूम कैन बी कूल्ड बाय रिलीज ऑफ अ कंप्रेस्ड गैस, ठीक है। कि कंप्रेस्ड वर्ड क्यों लिखा है, मान लो कंप्रेस्ड वर्ड नहीं होता तो गैस होता तो क्या होता कि हम धीरे धीरे आपको रिलीज कर रहे हैं, तो आपको फिर ये जीरो नहीं होता, क्योंकि अगर धीरे धीरे रिलीज कर रहे हैं तो हाँ उस गैस को बगल वाले एटमॉस्फेयर से हीट एक्सचेंज करने का मौका मिल जा रहा है, फिर ये पूरा इक्वेशन ट्रांसफॉर्म कर जाएगा। वो अलग की बात है, वो अभी हम नहीं कर रहे। लेकिन जब अचानक से होता है वो कब होगा, वो तभी होगा जब चीजें कंप्रेस्ड रहेंगी। जब कंप्रेस होकर वो अचानक से फटेगा तो वो अपना वो इंटरनल एनर्जी यूज करेगा बाहर की चीजों को फैलाने के लिए, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आपको मैंने सारे लॉ वॉ लिख दिए यहाँ पे, आप देख लेना। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी चेंज फ्रॉम change forms and can be transferred. In the case of a compressed gas, it contains internal energy in the form of kinetic energy of its particle, molecular atom. फिर आपको adiabatic expansion क्या होता है, जब आपको ऐसा expansion हो जिसमें कि बगल वाले एटमॉस्फेयर से आपको हीट एक्सचेंज करने का मौका ना मिल पाए, ठीक है। इसको कहते हैं एडियाबैटिक एक्सपेंशन, मतलब कि बेसिकली आपका हीट वाला जो पार्ट है वो जीरो हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे वही बातें कह रही है। अब हाउ द गैस डज द वर्क अगेंस्ट द एक्सटर्नल एनवायरमेंट एज गैस एक्सपैंड कर रहा है, तो अपने सामने से कोई चीज हटा रहा है ना यार, तो वो वर्क कर रहा है। तो वो कहाँ से ला रहा है आपको वर्क, वो आपको ला रहा है इंटरनल एनर्जी से। When the gas expands against the external force, it does work. This work involves the gas molecule pushing against the external pressure. As the gas expands, it pushes. वही वाली बात है जो मैं आपको समझाया, ठीक है। Of which material is the wire generally used for installing the safety fuse? देखो obviously ये सोल्डर होता है, तो इसका आंसर आपको अलॉय ऑफ लेड एंड टीन होगा, ठीक है। ये होता है आपको शायद 50-50%। ये देखो अलग अलग जगह पे आपको अलग अलग जगह पे अलग अलग वैल्यू दिया होता है, ठीक है। तो आपको 50 से क्लोज जो भी वैल्यू रहेगा ना उसी पे जाना। कहीं भी आपको 60-40 दिया होता है, कहीं 50-50 दिया होता है, तो इसी वैल्यू के अराउंड पे आप रहना। अदरवाइज आपको जनरली होता है कि आपको क्वेश्चन में थोड़ा गलती करवा सकते हैं लोग, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा ये आपको मैं ये लेके आऊं कि थोड़ा जो इंपॉर्टेंट है वो आपको पता होना चाहिए। जैसे मान लो ब्रॉन्ज है तो इसको कैसे याद करोगे, देखो कॉपर तो लगभग सब में होता है, तो ये तो आपको मतलब क्लियर है कि ब्रास ब्रॉन्ज ये आपको जिसमें भी आए उसमें हम कॉपर तो डालेंगे। अब आता है कि कॉपर के साथ यहाँ पे आपको टिन डाले कि आपको जिंक डाले, तो देखो इसमें क्या है, ब्राउन एक वर्ड है, BRO, ब्राउन। अब हमारे घर में हमेशा देखना एक ब्राउन रंग का टीन हमेशा फेंका रहता है, ठीक है। तो उस हिसाब से आप इसको याद कर सकते हो कि यहाँ पे टिन होगा, ठीक है। ब्राउन यहाँ पे है तो वो ब्रॉन्ज हो गया हमारा। वैसे ही आप देखो अलग अलग ट्रिक निकाल सकते हो इसको याद करने के लिए। अब सबके ट्रिक बताऊंगा तो फिर बहुत ज्यादा वर्कलोड हो जाएगा। स्टेनलेस स्टील क्या होता है, तो इसमें देखो आयरन तो रहेगा रहेगा क्योंकि हमारा स्टील वर्ड यहाँ पे जुड़ा हुआ है। अब ये स्टेनलेस है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, अब इसको कोई ना कुछ हम लोग करके बना रहे होंगे। तो इसमें क्रोमियम और निकल के अलग अलग परसेंटेज यूज होते हैं अलग अलग प्रॉपर्टीज के कारण। वो यहाँ पे आपको ये वाला चीज जानना है, ठीक है। और ये ऐसे ये तो बस कुछ ही है, आपको बुक में एक कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट दिया होता है तो उसको जरूर याद करिएगा, आपको ये आता है क्वेश्चन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्स्ट कंडक्टर ऑफ द हीट। अच्छा कंडक्टर ऑफ द हीट के लिए आपको क्या चाहिए, मतलब कि वो हीट को तुरंत एब्जॉर्ब करे डिसिपेट करे, वो यही चाहिए ना। अब ये किस चीज पे आपको डिपेंड करेगा, ये इस चीज पे डिपेंड करेगा कि उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कैसी है,
या उसकी हीट कैपेसिटी कैसी है, स्पीड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या हो जाएगा कि आपको कितना टेम्परेचर चाहिए पर यूनिट ग्राम किसी सब्सटेंस के टेम्परेचर को रेज करने के लिए। पर यूनिट वाला वर्ड वहां पे इंपॉर्टेंट है। और हीट कैपेसिटी उस टोटल सब्सटेंस को गर्म करने के लिए, वो एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं बोल रहा हूं मैं आपको, गर्म करने के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए, 1 डिग्री सेल्सियस अगर उसका टेम्परेचर बढ़ाना तो कितना हीट दे कि वो टोटल सब्सटेंस आपको गर्म है। तो बेसिकली पर जब आएगा वर्ड तो वो स्पेसिफिक हो जाएगा, और जब हीट कैपेसिटी तो हम लोग पूरे बॉडी को गर्म करने के लिए कितना वो चाहिएगा तो होगा। अब इसका आंसर क्या है आपको, तो इसका आंसर लेड है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। लेड इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट primarily because it has a low thermal conductivity compared to the other material like copper. Thermal conductivity is measure how well a material conducts a heat. वही चीज मैं आपको यहाँ पे पूरा लिख के दे दिया हूँ। और स्पेसिफिक हीट का जो मैंने आपको समझाया कि स्पेसिफिक हीट क्या होता है, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ यूनिट मास। अब यूनिट मास किसका, ये डिपेंड करता है कि आप क्या चुनते हैं, वो वाटर का यूनिट मास या आयरन का यूनिट मास या आपको वुड का यूनिट मास, कोई भी। लेकिन ये यूनिट मास का अगर टेम्परेचर हमको इंक्रीज करना तो हम लोग उसको स्पेसिफिक हीट में नापेंगे। अब जैसे वाटर का स्पेसिफिक हीट ज्यादा होता है, इसका मतलब क्या हुआ, मतलब कि उसका एक यूनिट मास को गर्म करने के लिए हमें बहुत ज्यादा हीट चाहिए, तभी वो गर्म हो पाएगा। तो वो गर्म होने का मतलब क्या हो रहा है, समझ रहे हो कि 1 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं, ठीक है, तो वो बहुत ज्यादा। अब इसका एप्लीकेशन क्या हो सकता है, अगर वाटर को हमको 1 डिग्री सेल्सियस आगे बढ़ाने में काफी टेम्परेचर हीट रिक्वायर्ड हो रहा है, तो हम ये जान सकते हैं कि कहीं से जहां हीट निकलता है, ठीक है, उस हीट को हम लोग अगर डिसिपेट करवाना चाह रहे हैं तो वहां पे वाटर यूज हो सकता है, क्योंकि वो इस हीट को आराम से एब्जॉर्ब करते रहेगा और गर्म भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसका स्पेसिफिक हीट ज्यादा है। तो ये इसका एप्लीकेशन हो सकता है। ठीक है, वाटर हैज अ हाई स्पेसिफिक हीट अप्रोक्सीमेटली कितना 4.818 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यूनिट आप ध्यान दीजिएगा, जो आपको हीट कैपेसिटी है वो जूल पर सेल्सियस है, और ये जूल आपको ग्राम पर सेल्सियस है, मतलब ग्राम और सेल्सियस नीचे है। ठीक है, फिर आता है अब इसका आपको वही एप्लीकेशन कि हम लोग आयरन का ही हमेशा, मतलब आयरन स्टील या बेसिकली वैसा आपको मटेरियल का खाना वाला क्यों लेते हैं, क्योंकि वहां पे आपको वो हीट कंडक्टिंग कैपेसिटी उसकी अच्छी है, वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। तो इसीलिए आपको ये मान लो कोई ऐसा चीज ले ले जिसकी हीट कैपेसिटी खराब, मतलब कम है, तो वो क्या होगा कि बहुत कम हीट में ही उसका टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। अब टेम्परेचर बढ़ने लगेगा तो उसमें आग लग जाएगा एक सर्टेन के बाद। तो ये उसका हीट कैपेसिटी कम था, इसीलिए तो वो तुरंत जल गया। तो ये इसके एप्लीकेशन है। ठीक है, हीटिंग एंड कूलिंग सिस्टम, न्यूक्लियर वाटर, जैसे मैंने आपको बताया कि वाटर आपको जनरली यूज होता है, तो क्यों यूज होता है, क्योंकि उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, मतलब कि वो हीट आपको आराम से बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब कर सकता है अपना 1 डिग्री भी बढ़ाने के लिए। ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ अ सेमीकंडक्टर ऑन हीटिंग। अब देखो सेमीकंडक्टर मैंने आपको पढ़ाया है कि ये रेजिस्टर और रेजिस्टर बोल रहा हूँ, इंसुलेटर और दूसरा क्या होता है, कंडक्टर के बीच का चीज है। अब अंतर बस क्या होता है, इसके लिए आपको फिगर देखना पड़ेगा। ये देखो, ये फिगर मैंने आपको दिखाया था अपने न्यूक्लियर वाले वीडियो में, कि मेटल में क्या होता है कि जो कंडक्शन होता है वो आपको फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, कि इलेक्ट्रॉन है और आपको इलेक्ट्रिसिटी लगाया हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और इलेक्ट्रॉन जो है बहने लगे। ठीक है, अब इंसुलेटर में क्या होता है कि कितना भी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी डाले जा रहे हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो बह ही नहीं रहा है। ठीक है, अब ये सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि देखो, यहाँ एक वर्ड लिखा हुआ वैलेंस बैंड और यहाँ लिखा हुआ कंडक्शन बैंड, ये चीज यहाँ पे भी है कि जो सेमीकंडक्टर ऐसी चीज है जिसमें कि आपको जो इलेक्ट्रॉन है उसको थोड़ा सा एनर्जी दे देंगे तो वो मेटल टाइप की कन्वर्ट हो जाएगी। देख लो, ये दोनों इसका सटा हुआ है, इसमें थोड़ा गैप है, इसमें बहुत गैप है, मतलब कि वैलेंस बैंड को यहां पहुंचाने में इसमें हमको बहुत ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, और इसमें थोड़ा सा देंगे तो ये कंडक्टर बन जाएगा, और ये तो पहले से ही कंडक्टर है। तो ये ही चीज आपको फिगर समझ लीजिएगा, तो आपको क्वेश्चन के हिसाब से आप आगे बढ़ सकते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ अ सेमीकंडक्टर ऑन हीटिंग, तो अब हमने हीट किया तो इसको हमने एनर्जी दे दिया। अब अगर इसको एनर्जी दे दिया तो इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो इसमें चला गया। अब इसमें चला गया तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो करने के लिए इसको ताकत मिल गया, तो अब रेजिस्टेंस यहाँ पे घटेगा कि बढ़ेगा, घटेगा। ठीक है, तो जैसे टेम्परेचर हमने बढ़ाया वैसे रेजिस्टेंस जो इसका होगा घट जाएगा। ठीक है, if iron blocks and wooden blocks are touched in the morning during cold days, then the iron block feels cold. क्यों, क्योंकि देखिए मुझे तो ऑप्शन में नहीं पढ़ रहा हूँ, आप खुद चुन लेना, मैं बस थ्योरी बता दे रहा हूँ कि
आयरन की जो कंडक्टिविटी रहेगी, थर्मल कंडक्टिविटी कंपेयर टू वुड जो रहेगी, वो आप इस बात को समझो, जो थर्मोडायनेमिक्स का पहला लॉ क्या है कि अगर दोनों एक ही जगह पे रखे हुए तो दोनों टेम्परेचर सेम है, लेकिन क्योंकि वो रात भर एक ही जगह पे रहे, लेकिन जब आयरन को हम लोग छूते हैं तो वो हमें कंडक्ट कर देगा अपना तुरंत, मतलब कि हमारे हाथ के गर्मी को तुरंत खींच लेगा। वही लकड़ी को हमारे हाथ के गर्मी को खींचने में थोड़ा टाइम लगेगा, और इसीलिए जब हमारे हाथ से वो लोहा तुरंत गर्मी खींचता है तो हमारे हाथ का जो गर्मी का जो मतलब बेसिकली काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स वो घटने लगता है। अब ये घटने लगा तो हमें क्या फील होता है, ये ठंडा हो गया, ठंडा हो गया, वही हम बोलते हैं ठंडा हो गया। तो यही बात यहाँ पे बताई जा रही है, ठीक है। हीट और टेम्परेचर में आई होप आप लोग को अंतर पता होगा कि हीट होता है ट्रांसफर, जो होता है ना एनर्जी एक से एक, जैसे हमने जब लोहा को छुआ तो हमारे एनर्जी को लोहा ने खींच लिया, इसको हीट कहते हैं। और आपको जो टेम्परेचर होता है वो हमारे हाथ का एनर्जी और आपको लोहा का दोनों का है, वो आपको शायद कम शायद क्या कहीं कम काइनेटिक मोशन है उसके मॉलिक्यूल्स का, इसीलिए वो ठंडे पे है, और हमारा जो काइनेटिक मोशन रिलेटिवली उससे ज्यादा है, इसीलिए हम लोग गर्म पे है, ठीक है। तो ये बताया जा रहा है यहाँ पे। A fan creates a feeling of comfort in the summer because the fan supplies cool air. देखो फैन कूल एयर थोड़ी सप्लाई करता है, फैन तो बस एयर को टर्बुलेंट बना देता है, जो कि हमको अच्छा फील होता है, ठीक है। वो अपने से, जैसे एसी होता तो हम लोग मान भी जाते हैं, ठीक है। आवर बॉडी रेडिएट्स मोर हीट इनटू एयर, नहीं। कंडक्टिविटी ऑफ एयर इंक्रीजेज, नहीं, कंडक्टिविटी से एयर का क्या इंक्रीजेज होगा, ठीक है। आवर स्वेट, ये देखो ये इंपॉर्टेंट है कि स्वेटिंग होता क्या है कि एक लेयर ऑफ वाटर ऑन आवर सरफेस हो गया, वो बॉडी सरफेस, क्यों, क्योंकि बॉडी जो होता है अपना प्रोसेस निकाल रहा है अपने बॉडी को टेम्परेचर को कूल डाउन करने के लिए। अब ये कूल डाउन होगा कैसे, अब अगर हमारे हाथ पे पानी है, उसको वहां पे हवा आते जा रहा है बार बार, तो वो पानी को एक एनर्जी दे देता है आपको वेपोराइज करने के लिए, ठीक है। अब वो वेपोराइज होगा तो हमारे बॉडी का जो भी टेम्परेचर है उसको लेते हुए खींचेगा, ठीक है। अब वो बॉडी के टेम्परेचर को खींचेगा तो अगेन वही वाली बात होगी जो थोड़ी देर पहले हमने बात किया था कि बॉडी का जो काइनेटिक एनर्जी मोशन रहेगा वो घटते जाएगा, तो हमें ठंड फील होगा। इसीलिए फैन जो होता है बेसिकली ये मैकेनिज्म क्या है कि हवा देता है आपको हमारे बॉडी के जो स्वेट को इवेपोरेट करने के लिए, ठीक है। मान लीजिए हाइपोथेटिकली, ऐसा तो होगा नहीं कि आपके पास स्वेटिंग होता ही नहीं है, ठीक है, आपको आप एकदम ऐसे इंसान है जो पहले ऐसा आदमी को होता ही नहीं, तो शायद आपको फैन उतना फक ना करे। तो ये एक मैकेनिज्म है बेसिकली आपको स्वेटिंग को इवेपोरेट क्विकली करवाने के लिए, ठीक है। तो ये बात समझिएगा कि हवा कैसे हेल्प कर रहा है आपको, ठीक है। वही चीज दिया होगा, पढ़ लेना, ठीक है। फिर बाय ओपनिंग द डोर ऑफ अ रेफ्रिजरेटर केप्ट इन द रूम यू कैन कूल द रूम बाय, देखो ऑब्वियसली हमारा पहला इंप्रेशन तो यही आता है कि अरे फ्रिज का दरवाजा खोलेंगे तो ठंडा ही लगेगा, क्योंकि मस्त ठंडा ठंडा बाहर अंदर से हवा आ रहा है तो अच्छा ही लगेगा, लेकिन ये नहीं है, ये सही नहीं है। अभी आपको पता चलेगा क्यों। यू कैन कूल इट डाउन टू द रेफ्रिजरेटर टेम्परेचर, नहीं। यू कैन इवेंचुअली मेक द रूम लिटिल वार्मर, ये आंसर सही है। देखो होता क्या है कि हीट, जो मैंने हीट का क्या डिफरेंशिएट दिया कि आपको गर्म जगह से ठंडे तरफ भागता है। आपने गेट खोला तो आपका जो बाहर का टेम्परेचर है वो आपको रिलेटिवली गर्म है फ्रिज के कंपेयर से, तो बाहर का जितना भी हवा है सब वो फ्रिज के अंदर जाने लगा। अब फ्रिज के अंदर हवा ठंडा कैसे है, क्योंकि उसके अंदर कंप्रेसर एक मशीन है जो कि चीजों को ठंडा करती है। अब बार बार अगर बाहर का गर्म हवा अंदर तक जातेगा तो उस कंप्रेसर पे लोड पड़ने लगा कि बार बार तुम मुझे गर्म हवा दिए जा रहे हो, दिए जा रहे हो, दिए जा रहे हो, मुझे बार बार काम करना पड़ रहा है। अब जब काम करता है कोई भी चीज तो वो आपको क्या करता है कि उसमें एनर्जी यूज होता है। अब एनर्जी यूज होगा तो वो और भी हीट रिलीज करेगा। अब देखो मैं एक हीट सिंक ये सब करके बना सकता हूं तो वो लेकिन और कंफ्यूज कर देगा आपको, ठीक है। तो बेसिकली आप समझो कि कंप्रेसर को ज्यादा काम करना पड़ा, तो अब इवेंचुअली जब ज्यादा काम करना पड़ रहा है तो वो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहा है। अब वो एनर्जी जब यूज हो रहा है तो इवेंचुअली क्या हो रहा है कि ज्यादा आपको हीट निकलने लगेगा इवेंचुअली। तो आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या होगा कि उस फ्रिज के अराउंड का जो थोड़ा जोन है वो वहां पे गर्म होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसको एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है। पहले क्या था कि बस आपके फ्रिज के अंदर का जो हवा है उसी को वो ठंडा रखे हुए था, वो मान लो एक बाल्टी हवा था। अब क्या कर रहे हैं हम लोग कि बार बार नया नया बाल्टी हवा अंदर डालते जा रहे हैं गर्म वाला, जो कि उसको बार बार उस पर काम करना पड़ रहा है, ठीक है। जब ज्यादा काम करते रहेगा तो इवेंचुअली वो और हीट रिलीज करते रहेगा, ठीक है। तो ये बातें यहाँ पर समझ जाता है, ठीक है।
वही चीज़ दिया हुआ है इसमें, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। इफ द अच्छा ये 2 बार आया था, तो आप उसी टाइप का सेम क्वेश्चन है, तो आप अटेम्प्ट करो, कमेंट करो इस पे, क्योंकि अगर आपको समझ में आया तो आप इसको बना दोगे। फिर चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। चलो इसको अब कल करते हैं, थोड़ा सा वो हो रहा है यार, सर भारी हो रहा है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और हम लोग के बस शायद मुझे लगता है कि 30-40 क्वेश्चन और बचे हैं। आई होप मैं वो अगले क्लास में ख़त्म कर लूँगा, तो हमारे इसके बाद फिजिक्स के सारे क्वेश्चन ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद हमने बायो का ऑलरेडी आधा किया हुआ है, बायो कंटिन्यू करेंगे, फिर केमिस्ट्री करेंगे। तो आई होप अगले 5-6 दिन में हमारा सारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए एंड वेट करिए हमारे नेक्स्ट वीडियो का। चलिए तब मिलते हैं अगले क्लास में।